कार्बन डाइऑक्साइड में एक कार्बन है तो 6 कार्बन डाइऑक्साइड में कितना हो गया? 6 और 30 36। यहां पर कितना है? 3। तो जरा सोच, अगर मैं इसके 12 अणु बना दूं तो 12 तिया 36 नहीं हो जाएगा? यस सर, हो जाएगा। तो इस तरीके से ये हमने बैलेंस कर दिया है। ठीक है सर जी, डन, क्लियर है। अब पता है क्या, आप बोलोगे सर जी हमारी बुक में ना पता है क्या दे रखा है? क्या दे रखा है सर? वहां पर ना कार्बन डाइऑक्साइड, पता है वहां पर क्या दे रखा है? देखो मैं आपको दिखाता हूं सर, वहां पर ना कार्बन डाइऑक्साइड दे रखा है। क्या दे रखा है सर? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस RuBp है ना सर, और वहां पर दे रखा है 2 अणु 3PGA के। मैंने कहा बांगड़ू जरा बैलेंस करके देख ले यार, एक कार्बन डाइऑक्साइड में एक कार्बन, एक RuBp में 5 कार्बन, टोटल कितनी? 6 कार्बन। 3PGA 3 कार्बन का, तूने 2 अणु ले लिए तो 6 कार्बन नहीं हो गए? हो गए ना, खत्म। भाई तू यहाँ 6 अणु ले रहा है, यहाँ 1 अणु ले रहा है। यहाँ 6 है, यहाँ 1 है, यहाँ 6 है, यहाँ 1 है। यहाँ 12 हो जाएंगे तो यहाँ 2 नहीं हो जाएंगे? दुगना नहीं हो रहा है, 1 और 1, ये और ये मिलकर 2 क्या बना रहे? 3PGA। तो 6 और 6 ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? 12 अणु किसके? 3PGA के पास। भाई साहब बिल्कुल बच्चों की तरह समझाना पड़ रहा है, समझ में आ गया? डन। क्योंकि आपको ये वाली अभिक्रिया शायद एनसीईआरटी में दिख जाएगी, इसलिए कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, डन, ओके सर, ये तो चीज समझ में आ गई है। अब कार्बोक्सिलेशन का मतलब क्या होता है ये आप जानते हैं। इस कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बन को निकालकर इसके साथ जोड़ा है कि नहीं है? हाँ, दिस इज कॉल्ड कार्बोक्सिलेशन। होता है ना, एक कार्बोक्सिलीकरण होता है और एक ऑक्सीकरण होता है, एक कार्बोक्सिलेशन होता है और एक ऑक्सीडेशन होता है ना, ऑक्सीजनेशन होता है। तो अब आप मुझे बताएंगे कार्बोक्सिलेशन क्या था? यहाँ पर इस कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बन को निकालकर इसके साथ जोड़ा है तभी ये बना है। ठीक है, और ये कराने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने अभी तक आपको नहीं बताई, और वो थी कि ये कराने के लिए क्या चाहिए? दिमाग लगाए, ये कराने के लिए हमको क्या चाहिए? सर हमको चाहिए एक एंजाइम। हमको क्या चाहिए? सर हमको चाहिए एंजाइम, और बेटा उस एंजाइम का नाम याद रखना है रुबिस्को। उस एंजाइम का नाम है रुबिस्को, और याद रखना ये रुबिस्को, प्रभु भूल ना जाना, ये रुबिस्को अभी फुल फॉर्म बताऊंगा, लेकिन फुल फॉर्म बताने से पहले मैं यहीं पर लिख देता हूं, ये हटा दो। ये चीज समझ में आ गई है? रुबिस्को, रुबिस्को की फुल फॉर्म बता रहा हूं, जरा देखना। राइबिलोज, सर ऊपर भी राइबिलोज था। 1,5 बिसफॉस्फेट, अरे सर जी ये तो सेम टू सेम लिख दिया, सेम टू सेम लिख दिया। ऊपर भी राइबिलोज 1,5 बिसफॉस्फेट, यहां भी राइबिलोज 1,5 बिसफॉस्फेट, यानी RuBp और RuB। यहां पर P भी लगा सकता हूं, बिल्कुल लगा सकता हूं RuBp इसको, लेकिन I लगाया जाता है इसको ज्यादातर। ठीक है, सो रुबिस्को में रुबिस का मीनिंग यही था, राइबिलोज 1,5 बिसफॉस्फेट। ठीक है, CO, बस 2 वर्ड ऐड करे हैं, C और O, इनकी फुल फॉर्म याद रखना। देख अगर तेरे को RuBp की फुल फॉर्म अगर याद हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली रुबिस्को की ऐड हो जाएगी, याद हो जाएगी। RuBp की फुल फॉर्म यूं की यूं रखो, उसमें 2 वर्ड ऐड करो, कौन सा? कार्बोक्सिलेज, कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, 2 वर्ड ऐड करने, कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। ठीक है, अब आप मुझे बताइए, ध्यान से देख, इन चीजों को फील कर, मीनिंग समझना पड़ेगा। एक ऐसा एंजाइम, ध्यान से देख, एक ऐसा एंजाइम
ऐसा एंजाइम जो आरयूबीपी का, एक ऐसा एंजाइम जो आरयूबीपी का कार्बोक्सिलेशन करने वाला है। एक ऐसा एंजाइम राइबोलोज 1,5 बिस फॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज जो आरयूबीपी का कार्बोक्सिलेशन करने वाला है। सर ये आरयूबीपी का कार्बोक्सिलेशन करेगा? मैंने कहा हाँ करेगा। मतलब क्या है कार्बोक्सिलेशन का? कि कहीं ना कहीं एंजाइम इस आरयूबीपी के साथ ऐड करेगा। किसको? कार्बन को। कहां से आएगी कार्बन? यहां से आएगी कार्बन। इसको इसके साथ ऐड करेगा। क्या कर देगा? कार्बोक्सिलेशन कर देगा। क्या बना देगा? पहला उत्पाद बना देगा जिसका नाम क्या है? PGA, 3PGA। डन। मीनिंग समझ में आ गया? कोई कंफ्यूजन? अब पता है दिमाग खटखटाएगा, सर यहां पर तो ऑक्सीजनेज भी लिखा हुआ है। मैंने कहा रुक, सब्र रख, तसल्ली रख, आएगी वो चीज भी समझ में आएगी। ऑक्सीजनेज कहां पर करेंगे? अभी सिर्फ इतना सा, इस एंजाइम की फुल फॉर्म में ये वाला कार्य अभी हमने नहीं देखा, हम ये वाला कार्य देख रहे हैं। क्या? कि ये एंजाइम इस भाग का, किसका? राइबोलोज 1,5 बिस फॉस्फेट जिसको हमने आरयूबीपी बोला है, उसका क्या करने वाला है? कार्बोक्सिलीकरण करने वाला है, कार्बोक्सिलेज करने वाला है। ठीक है। और करके क्या कर देगा? ये बना देगा। ठीक है, यहां तक की बात समझ में आ गया? अब इधर देखो, और इंपॉर्टेंट चीज आपको बताते हैं दोस्त, याद रखना है ये एक प्रोटीन है। ये कौन है? ये एक एंजाइम है, और ये एंजाइम किस प्रकृति का है? प्रोटीन प्रकृति का। ओके सर। अब आपने जो चीज याद रखनी वो ये याद रखनी है कि ये प्रोटीन जो होता है या ये एंजाइम जो होता है, ये इस पृथ्वी पर मिलने वाला सर्वाधिक प्रोटीन है। याद रखना, इस पृथ्वी पर मिलने वाला सर्वाधिक प्रोटीन। क्या बोला हमने? इस पृथ्वी पर मिलने वाला सर्वाधिक प्रोटीन जो है बेटा जी, वो याद रखना, भूल ना जाइएगा। कौन सा है? ये है। अले ए का हो गया भैया, इतना सा। ठीक है जी, भूल ना जाइएगा। ये इतनी सी बात को याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पृथ्वी पर मिलने वाला सर्वाधिक प्रोटीन जो है वो कौन है बेटा जी? भूल ना जाइएगा। कौन? रुबिस्को है। इस पृथ्वी पर यूं बोलते हैं मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन ऑन दिस अर्थ, अंग्रेजी में बोलते हैं इस पृथ्वी पर सबसे ज्यादा मिलने वाला जो प्रोटीन होता है वो कौन होता है बेटा जी? याद रखना, कौन? आपका रुबिस्को होता है। और यही रुबिस्को क्या कर रहा है? 6 आरयूबीपी और 6 कार्बन डाइऑक्साइड, इनका कार्बोक्सिलीकरण करके ये उत्पाद बना रहा है। ठीक है, डन, क्लियर है? ये है सबसे पहला स्टेप जिसका नाम है कार्बोक्सिलीकरण। ओके, क्लियर? चलें आगे। चलें। अब इसके बाद जो अगला स्टेप है उसका नाम है रिडक्शन। सर अंग्रेजी में क्या बोल रहे हैं? अंग्रेजी में भी रिडक्शन। सर हिंदी में? वैसे तो हिंदी में अपचयन बोलते हैं, लेकिन हमारी एनसीईआरटी में रिडक्शन ही लिखा हुआ है, अपचयन बोल देते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे सर इस स्टेप में, रिडक्शन स्टेप में? मैंने कहा आइए समझते हैं रिडक्शन में क्या करने वाले हैं। लेकिन रिडक्शन में जो चीज पढ़ने वाले हैं, इसमें जो चीज पढ़ने वाले हैं, वो पढ़ने से पहले मैं आपको अगला चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूं। क्या सर एकदम से नींद खुल गई हमारी, आपने जो बोला? मैं अगला चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूं आपका। सर ये वाला चैप्टर यही छोड़ दोगे इतनी जल्दी? कहा अगला चैप्टर स्टार्ट करते। क्या सर समझ नहीं आ रहा, एकदम से भौकाल समझ गया जिंदगी में, ये क्या बोल दिया आपने? अगला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हो? प्रकाश संश्लेषण पढ़ा रहे, कर रो को। अगला जो चैप्टर है वो है पौधों में श्वसन, यही है ना? हाँ सर, अगला जो चैप्टर है उसका नाम है पौधों में श्वसन। मैंने कहा हाँ, मैंने कहा अगला चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूं मैं।
क्या सर मजाक कर रहे हैं? नहीं मजाक नहीं कर रहा, वास्तव में अगला चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूं। क्यों सर, क्या हो गया सर, हमने कुछ गुनाह कर दिया क्या? नहीं बेटा, आपने कुछ गुनाह नहीं किया है, अगला चैप्टर बस स्टार्ट कर रहा हूं। क्यों सर जी? बस इतना सा कारण है कि अगला चैप्टर का कुछ पार्ट है जो समझाना है, वो समझाऊंगा तभी ये समझ में आएगा क्या ये रिडक्शन। कुछ सोच समझ कर ही तो बोलूंगा, ऐसे थोड़ा ना। अब यही तो वो चीजें हैं जो एनसीईआरटी में इस तरीके से समझाई नहीं होती है। अब हमने भी एक्सपीरियंस ले लेके पढ़ा के इधर से उधर से ऐसे वैसे ये वो समझ कर बच्चों को समझाने की कोशिश करिए। बस वही समझाने की आपको कोशिश करोगे, भैया हम अगला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, कौन सा पौधों में श्वसन क्यों कर रहे हैं सर को, कुछ चीज समझानी है। देखिएगा, देखिए अगला जो चैप्टर है उसमें हम किसकी बात करते हैं? श्वसन की बात करते हैं। श्वसन क्या होता है बेटा? सीधा सीधा हम कहीं ना कहीं ग्लूकोज जो होता है उस ग्लूकोज को हम अपचयन करते हैं, उसका तोड़ते हैं, उसको तोड़ते हैं ना, हाँ तोड़ते हैं। ऑक्सीजन की उपस्थिति में करते हैं तो क्या कहलाता है? ऑक्सीश्वसन कहलाता है। हाँ सर, क्या बनता है? 6 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 6 जल के अणु प्लस एटीपी बनती है। मैंने कहा हाँ जी यही तो होता है, मैंने कहा। और ये जो श्वसन जो होता है, ये श्वसन जो होता है, श्वसन जिसको हम रेस्पिरेशन बोलते हैं, ये बेटा 4 चरणों में होता है। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। अगला चैप्टर अभी से पढ़ ले ताकि अगला चैप्टर जब आएगा डिटेल में पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो श्वसन जो होता है उसमें ये होता है, हाँ सर होता है। ग्लूकोज को तोड़ते हैं, हाँ तोड़ते हैं। ऑक्सीजन की उपस्थिति में तोड़ेंगे तो क्या बोलेंगे? ऑक्सीश्वसन। नहीं होएगा तो अनऑक्सी बोलेंगे। क्या बनेगी? 6 कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सी में 6 कार्बन डाइऑक्साइड, 6 जल के अणु और क्या बनती है? एटीपी बनती है। ठीक है, मैंने बोला ये श्वसन जो होता है ये 4 चरणों में होता है। कितने चरणों में होता है? 4 चरणों में होता है, जिसमें सबसे पहला चरण जो होता है उसका नाम होता है ग्लाइकोलाइसिस। सबसे पहला स्टेप जो होता है उसका नाम होता है ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, दूसरा जो चरण होता है उसका नाम होता है एसिटाइल कोएंजाइम ए। एसिटाइल कोएंजाइम ए का निर्माण, ये दूसरा स्टेप होता है। 4 स्टेप होते हैं किसके? श्वसन के। हमारे अंदर भी याद रखना, जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तो हम हमारी बात भी करेंगे। हमारे अंदर भी 4 चरण होते हैं। सबसे पहले ग्लाइकोलाइसिस, फिर एसिटाइल कोएंजाइम ए का निर्माण, फिर होता है क्रैब चक्र, और फिर आखिरी चरण होता है ईटीएस। इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र। याद आ रहा है कुछ ऐसा? इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र इस चैप्टर में भी पढ़ा था ना, इलेक्ट्रॉन का परिवहन, बिल्कुल वैसा। तो ये 4 चरण होते हैं। अब इधर देखिए दोस्त, ध्यान से देखिएगा। सर ये श्वसन होता कहां पर है? मैं आपको बता देता हूं। ये श्वसन कोशिका में होगा। श्वसन की अभिक्रिया, ये श्वसन जो है ये कहां पर होगा? सर कोशिका में होगा। मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल होगा। इधर देखिए, मान लो ये कोशिका है हमारी, है ना, उस कोशिका का ये केंद्रक है, उसका ये कौन है? कोशिका द्रव्य है, और इस कोशिका द्रव्य में कोशिकांग है, जिसमें से एक कोशिकांग है जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। है ना? ठीक है, अब इधर देखिएगा जो चीज समझा रहा हूं। सबसे पहला जो चरण है उसका नाम है ग्लाइकोलाइसिस। श्वसन जो कहां पर होने वाला है? कोशिका में होने वाला है। सबसे पहला स्टेप होता है ग्लाइकोलाइसिस, और ये ग्लाइकोलाइसिस होता है यहां पर, जहां पर हम एक ग्लूकोज को C6H12O6 को हम तोड़ते हैं बेटा, किसमें? 2 पायरुविक एसिड में। क्या हमने एक ग्लूकोज के अणु को तोड़ा किसमें? 2 पायरुविक एसिड में। 2 पायरुविक एसिड में कहां पर? ध्यान से देखना, एक ग्लूकोज को हम तोड़ते हैं किसमें? 2 पायरुविक एसिड में। सुनता जा मेरी बात को, 2 पायरुविक एसिड में तोड़ते हैं, है ना। सर क्या ये सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है? मैंने कहा नहीं, ये 10 चरणों में होती है। कितने चरणों में होती है? 10 चरणों में होती है। यहां पर एक ग्लूकोज को हम तोड़ते हैं और क्या बनाते हैं? 2 पायरुविक एसिड बनाते हैं, है ना। और ये 10 स्टेप्स में होती है। कहां पर हो रही है? सर ये हो रही है कोशिका द्रव्य में।
कहां पर हो रही है, कहां पर हो रही है सर? ये हो रही है कोशिका द्रव्य में। क्या इतनी सी बात को गांठ बांधकर अपने दिमाग में फिक्स कर सकता है कि श्वसन के 4 चरण है, 4 स्टेप है। सबसे पहला है ग्लाइकोलाइसिस, जो 10वीं कक्षा में आ चुका है। हकीकत आपको बताऊं, ये चीज आपकी 10th क्लास में आ गई थी। चैप्टर था जैव प्रक्रम, जहां पर श्वसन नाम से एक प्रक्रिया थी जहां पढ़ाई जाती है। तो ग्लाइकोलाइसिस अगर नहीं याद आ रही है, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। मैं कोई वो नहीं कह रहा हूं कि तुमने गुनाह कर दिया कि तुम्हें याद नहीं है, कोई बात नहीं, अगर भूल गए तो रिवाइज हो जाएगा। तो ग्लाइकोलाइसिस 4 चरण में सबसे पहला ग्लाइकोलाइसिस था। और ये ग्लाइकोलाइसिस कहां पर हो रहा है दोस्त? बेटा ये ग्लाइकोलाइसिस हो रहा है कहां पर? कोशिका द्रव्य में। कहां पर हो रहा है? कोशिका द्रव्य में हो रहा है, जहां पर हम ग्लूकोज को तोड़ रहे हैं किसमें? 2-पायरुविक एसिड में। ओके सर, डन, क्लियर, कोई कंफ्यूजन तो नहीं था यहां से यहां तक? कितने चरणों में हो रहा है सर? ये 10 चरणों में हो रहा है। ओके, डन, ओके। अब ये जो 2-पायरुविक एसिड हैं, ये जाते हैं अंदर। कहां पर जा रहे हैं, कोई मुझे बताएगा? ये जगह कौन सी है? कोई भी बालक मुझे बताना चाहेगा ये जगह कौन सी है? कोई भी बालक अगर बताना चाहिए, ये जो जगह है ये कौन सी जगह है? सर ये आधात्री कहलाती है। याद आ रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया की आधात्री। याद आ रहा है? हाँ सर, इस जगह को हम क्या बोलते हैं? आधात्री। हिंदी में आधात्री, इंग्लिश में मैट्रिक्स बोलते हैं ना? हाँ सर। तो ये आधात्री में चले गए कौन? 2-पायरुविक एसिड। और ये 2-पायरुविक एसिड जब अंदर जाते हैं, 2-पायरुविक एसिड जब अंदर जाते हैं, 2-पायरुविक एसिड जब अंदर चले जाते हैं, तो ये बदलते हैं किसमें? 2-एसिटाइल कोएंजाइम ए में। ठीक है, सिंपल, ये एक स्टेप रिएक्शन, सिंगल स्टेप रिएक्शन, सिंगल स्टेप। क्या कि ये जो 2-पायरुविक एसिड अंदर गए हैं, ये 2-पायरुविक एसिड सीधा का सीधा किसमें बदल जाते हैं सर? ये 2-पायरुविक एसिड 2-एसिटाइल कोएंजाइम में बदल जाते हैं। अब जरा सोचिए, दूसरे चरण का नाम ही क्या था? एसिटाइल कोएंजाइम ए का निर्माण। कहां? इंपॉर्टेंट ये नहीं है, इंपॉर्टेंट ये कि ये कहां पर संपन्न हो रही है सर? ये संपन्न हो रही है आधात्री में। जरूर याद रखना है कहां पर हो रही है? आधात्री में। किसकी आधात्री में? माइटोकॉन्ड्रिया की दोस्त। कहां पर हो रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया में। ओके सर। अब ये जो अंदर 2-पायरुविक एसिड जो थे, मैं लिख देता हूं, छोटा लिख देता हूं, 2-पायरुविक एसिड है ना? ये 2-पायरुविक एसिड किस में बदले हैं? 2-एसिटाइल कोएंजाइम ए में बदलते हैं। अब ये 2-एसिटाइल कोएंजाइम एक चक्र में जाते हैं, एक चक्र में चले जाते हैं जिसका नाम है क्रैब चक्र। अब देखिए, आगे की कहानी मैं आपको बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा, क्योंकि वो आपके पल्ले भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि चैप्टर स्टार्ट नहीं किया हमने सिर्फ आपको एक सिंपल सी जानकारी दी है। श्वसन के 4 चरण है। ग्लाइकोलाइसिस जो कोशिका द्रव्य में होता है, याद रखना, बाहर कोशिका द्रव्य में। ठीक है, फिर उसके बाद एसिटाइल कोएंजाइम ए का निर्माण, ये कहां पर होता है? माइटोकॉन्ड्रिया की आधात्री। क्रैब चक्र ये भी कहां पर होता है? माइटोकॉन्ड्रिया की आधात्री। मेरे को सिर्फ अभी लोकेशन बतानी थी, लोकेशन कौन सी प्रोसेस कहां हो रही है। तो बेटा ये भी आधात्री में हो रही है, ये भी आधात्री में हो रही है। किसकी आधात्री? माइटोकॉन्ड्रिया की आधात्री। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया की आधात्री में ये दोनों चरण हो रहे हैं। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया उसकी आधात्री में ये दोनों चरण हो रहे थे। क्या? एसिटाइल कोएंजाइम का निर्माण, फिर क्रैब चक्र। क्या होएगा क्रैब चक्र में? क्या होएगा? यहां पर आपके सब ऊपर से जा रहा होगा, मेरे को पता है। मैं तुमसे कह नहीं रहा कि याद कर, मैं तेरे को सिर्फ इतनी सी बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं। सुन मेरे बच्चे, ध्यान से सुन। 4 स्टेप हैं, 4 स्टेप में कौन सा स्टेप कहां पर हो रहा है, बस अभी इतना याद रख सकता है। ग्लाइकोलाइसिस कोशिका द्रव्य में, ये दोनों माइटोकॉन्ड्रिया की आधात्री में, और आखिरी जो होता है ईटीएस, कई बच्चे फुल फॉर्म पूछेंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ये कहां पर होता है बेटा? ये भी माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। ये भी कहां होएगा? ये भी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होएगा, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया में कहां होएगा? यहां पर। अब कितने बच्चों को याद है ये जगह? याद आ रही है? ये अंदरूनी झिल्ली, अंदरूनी झिल्ली में कुछ घुमाव थे। अंदरूनी झिल्ली, अंतः झिल्ली
किसकी अंत्य झिल्ली? माइटोकॉन्ड्रिया की। देख, ये दोनों स्टेप माइटोकॉन्ड्रिया की आधात्री में हो रहे हैं, है ना, और ये वाला स्टेप माइटोकॉन्ड्रिया की अंत्य झिल्ली में जो घुमाव थे जिनका नाम है क्रिस्टी, वहां पर संपन्न होगी। तो पहले तो ये बताइए, आपको लोकेशन समझ में आ गई कि 4 स्टेप कहां कहां होने वाले हैं। ये वाला कोशिका द्रव्य में, ये दोनों माइटोकॉन्ड्रिया के आधात्री में, और ये आखिरी वाला माइटोकॉन्ड्रिया की जो अंदरूनी झिल्ली जो अंदर की तरफ मुड़ गई उसकी क्रिस्टी में होने वाला है। तो ये तो हमने सिंपल सी चीज देखी है कि भैया श्वसन की 4 चरण है और 4 चरण कहां पर संपन्न होने वाले, ये हमें पता लगे हैं। अब सर ये काहे बताया? क्योंकि मैं अब आपको ये बताने वाला हूं, क्या? ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस क्यों सर जरूरी है? जरूरी है। बताइए ग्लाइकोलाइसिस कहां पर हो रहा है? वापस से बताऊं, कहां पर हो रहा है? कोशिका द्रव्य में हो रहा है। हाँ सर, कहां पर हो रहा था सर? कोशिका द्रव्य में, जहां पर एक ग्लूकोज से हम 2 पायरुविक एसिड बनाने वाले हैं। एक ग्लूकोज से 2 पायरुविक एसिड बनाने वाले, 10 चरण में होने वाला है। क्या सर हमें ये 10 चरण याद रखने हैं? बिल्कुल याद रखने हैं, बिल्कुल याद रखने। अब कौन से 10 चरण देखिएगा। एक ग्लूकोज से सबसे पहले हम बनाते हैं एक ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, अभी शॉर्ट में भी लिख दूंगा। फिर एक ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से हम बनाते हैं एक फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। एक फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से हम बनाते हैं एक फ्रक्टोज 1,6 बाई फॉस्फेट। बाई मतलब 2, पी मतलब फॉस्फेट। ठीक है, अब मुझे बताओ ग्लूकोज में कितने कार्बन होते हैं? जल्दी से दिमाग लगाओ फटाफट। चलो बैलेंसिंग में बाद में कर दूंगा, पहले मैं एक बार दिखा देता हूं। फिर इससे हम बनाएंगे 3PGAL, 2 अणु बनाएंगे 3PGAL के। फिर इससे हम वापस से 2 अणु बनाएंगे 1,3 बाई PGAL। सर ये क्या लिख दिया? पागल, PGAL पागल, 3 पागल, 1 3 पागल। रुक जाओ, फिर बनाएंगे वापस से 2 अणु 1,3 बाई PGA। ठीक है, फिर इससे बनाएंगे 2 अणु 3PGA। मैंने कहा ठीक। फिर इससे बनाएंगे 2 अणु 2PGA। मैंने कहा फिर इससे बनाएंगे 2 अणु PEP। मैंने कहा फिर इससे बनाएंगे 2 अणु पायरुविक एसिड। सर आपको इतना सारा याद कैसे? कई सालों से पढ़ा रहा हूं, तो पढ़ाते पढ़ाते याद हो गया। कई बार पढ़ा है, पढ़ाते पढ़ाते याद हो गया। ठीक है, लेकिन आपको तो एक ही साल में सारा याद करना है, तो थोड़ा सा कठिन होएगा, लेकिन करना तो पड़ेगा। तो देख जरा कितने चरण दिख रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिख रहे हैं? 10 स्टेप हो गए। क्या बोला था मैंने? कितने चरण में होती है? एक ग्लूकोज से 2 पायरुविक एसिड बनाएंगे, 10 चरण दिखा दिया मैंने, 10 चरण। अब ये जो 10 चरण है ये रिवर्सिबल है, उल्टे भी हो जाते हैं। ठीक है, ठीक है सर। अब भैया इस चरणों में सर ये तो सारी चीजें हमको समझ में आ गई है, 10 स्टेप है, लेकिन इसमें कुछ वर्ड समझ में नहीं आए हैं। मैंने कहा पहले वो वर्ड बता देता हूं। सर ग्लूकोज हमको समझ में आता है, ठीक है, मुझे ये भी बताते जाइए ग्लूकोज में कितने कार्बन होते हैं? 6। बैलेंसिंग करते हुए देखिएगा कितने कार्बन? 6 है। हाँ सर, एक ग्लूकोज में कितने कार्बन है सर? 6 कार्बन है। छोटा कर देते हैं पेन, 6 कार्बन। ओके सर। अब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का मतलब ग्लूकोज में 6 कार्बन है, छठे कार्बन पर एक फॉस्फेट लगा दिया तो कार्बन बढ़ गए क्या? उतने ही रहे ना। अब भी कितने कार्बन? 6 कार्बन। एक अणु लिया है तो इसका भी कितना लिया? 1 अणु।
अब ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों एक दूसरे के एनोमर होते हैं, मतलब केवल H और OH की पोजीशन बदलते, कार्बन उतने ही रहते। यानी यहां पर ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों का फॉर्मूला C6H12O6 होता है। ये भी C6H12O6, ये भी C6। तो जरा सोचिए, एक अणु लिया है तो ये भी कितना कार्बन सर? 6 कार्बन मैंने कहा। अब फ्रक्टोज में छठी पोजीशन पर फॉस्फेट था, फ्रक्टोज में पहली और छठी पर 2 फॉस्फेट है, कार्बन तो अभी भी उतनी रहेगी, कितनी? 6 कार्बन मैंने कहा। लेकिन जैसे यहां से यहां पहुंचे, अब की बार मैंने कितने अणु लिए हैं? अणु बाहर जो है, ब्रैकेट के बाहर वो अणु है, और ब्रैकेट के अंदर तीसरा, ये पोजीशन है किसका? फॉस्फेट का। ये याद रखना, इसी में कंफ्यूज हो जाते बच्चे। ब्रैकेट के बाहर 2 किस चीज को बता रहा है? अणुओं को। किसके? इस पूरे रसायन के 2 अणु। और इस रसायन में ये तीसरी क्या बता रहा है? पोजीशन किसकी? फॉस्फेट की। तो 3 फॉस्फो, ये क्या है? GAL क्या है? ये मैं यहां पर लिख देता हूं। तो 3PGAL जो था, 3PGAL जो है, उसकी फुल फॉर्म मैं लिख रहा हूं 3 फॉस्फोग्लिसरिक एल्डिहाइड। ठीक है, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एल्डिहाइड। ठीक है, तो ये है 3 फॉस्फोग्लिसरिक एल्डिहाइड। AL मतलब एल्डिहाइड। ठीक है, समझ में आ गया। अब ये बेटा 3 फॉस्फोग्लिसरिक है। 3 फॉस्फो में 3 क्या है? पोजीशन है किसकी? फॉस्फेट की। ग्लिसरिक एसिड अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, याद कर, थोड़ी देर पहले मैंने आपको थोड़ा सा पीछे ले चलता हूं, जरा सोच, मैंने ग्लिसरिक एसिड बताया था। हाँ, ग्लिसरिक एसिड में कितनी कार्बन थी? 3। ग्लिसरिक एसिड में कार्बन 3 है, ग्लिसरिक एल्डिहाइड में भी 3 ही कार्बन होती हैं। किसमें? ग्लिसरिक एल्डिहाइड में भी 3 कार्बन होती हैं। अब दोस्त जरा सोच, ये पूरा रसायन जो है, ये 3 कार्बन का है। तीसरी पोजीशन पर तो फॉस्फेट है, ग्लिसरिक एल्डिहाइड जो 3 कार्बन का है। ये पूरा रसायन 3 कार्बन का है। और अब मैंने यहां पर एक फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट से मुझे 3PGL बनाया। 6 कार्बन से अगर मैं ये बनाता, जो कितने कार्बन का है? 3 कार्बन का, तो मुझे कितने अणु लेने पड़ते? 2 अणु लेने पड़ते, नहीं लेने पड़ते। तो अब हो जाएगी बैलेंसिंग, हो जाएगी कितना? 6 कार्बन। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। बहुत ही बेसिक बच्चों वाले तरीके से मैंने आपको ये चीज समझाई है। 6 कार्बन हो जाएंगे, क्यों? क्योंकि तुमने अणु कितने लिए हैं? इसके 2। अब सीधा से बात है, यहां पर 3PGL था, यहां पर क्या है? 1,3 बाइपीजीएल, यानी पहली और तीसरी पोजीशन पर ग्लिसरिक एल्डिहाइड की, यहां पर देखो, ग्लिसरिक एल्डिहाइड की तीसरी पोजीशन पर फॉस्फेट था, ग्लिसरिक एल्डिहाइड की पहली और तीसरी पोजीशन पर 2 फॉस्फेट हैं। तो कार्बन तो उतने ही रहेंगे ना, इसलिए 2 अणु लेंगे, 6 कार्बन। ठीक है, अब यहां पर एल्डिहाइड से हमने क्या बना दिया? जरा सोचिए, यहां पर एल्डिहाइड था, अब क्या? यहां पर एसिड हो गया। 1,3 बाई PGA, अभी थोड़ी देर पहले वर्ड आया था PGA। क्या था PGA क्या था? यहां पर 3PGA कौन होएगा? 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड होगा कि नहीं होएगा? अब जरा सोच, यहां पर क्या लिखा? 1,3 बाई PGA। 1,3 बाई PGA का मतलब PGA फॉस्फोग्लिसरिक एसिड की पहली और तीसरी पोजीशन पर 2 फॉस्फेट है। ग्लिसरिक एसिड की पहली और तीसरी पोजीशन पर 2 फॉस्फेट है। तो कार्बन कितनी रहेगी? 3 रहेगी। तो अणु कितने ले लिए? 2, तो 6 कार्बन। यहां से यहां गए तो पहली और तीसरी पोजीशन पर जो 2 फॉस्फेट थे, उनमें से एक हटा दिया, पहली पोजीशन वाला हटा दिया, तो कौन सी पोजीशन पर? सर तीसरी पोजीशन पर एक फॉस्फेट रहा ग्लिसरिक एसिड के। कितने अणु लेने पड़ेंगे? 2 लेने पड़ेंगे, तभी तो बैलेंस होएगा, 6 कार्बन। अब यहां पर तीसरी पोजीशन से हटाकर दूसरी पोजीशन पर फॉस्फेट धर दिया, कार्बन अभी भी कितने होंगे? 6 होंगे, क्योंकि अणु कितने लिए हैं? 2 लिए हैं। यहां तक तो क्लियर था। अब ये पीईपी क्या है, ये मैं आपको लिख देता हूं दोस्त। पीईपी जो है, उसकी फुल फॉर्म याद रखनी है, फॉस्फो इनॉल पायरुवेट।
फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। बेटा ये जो है याद रखना, ये भी 3 कार्बन का होता है। इसमें कोई हमने यहां पर अभी पोजीशन नहीं देखी है। जरा सोचिए, ब्रैकेट के अंदर कोई संख्या लिखी हुई है? नहीं। कोई पोजीशन लिखी हुई है फॉस्फेट की? नहीं, है ना? ठीक है, तो फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, इसके हमने 2 अणु लिए हैं ताकि 6 कार्बन हो जाए। और पायरुविक एसिड ये भी 3 कार्बन का होता है, याद रखना। एक पायरुविक एसिड 3 कार्बन का, तो 2 पायरुविक एसिड 6 कार्बन के। तो जरा सोच, इस पूरी अभिक्रिया, इस पूरे पथ को हमने बैलेंस किया 6 कार्बन से, हमने 6 कार्बन का अणु बनाया। मतलब एक ग्लूकोज में 6 कार्बन थी, एक पायरुविक एसिड में 3 कार्बन है, तो कितने अणु बने हैं पायरुविक एसिड के? 2, तभी तो 6 कार्बन होंगे, तभी तो बैलेंसिंग होगी। अब ये सारी चीजें काहे बताई है, ये सारी चीजें क्यों बताई है? अब मैं तुमको एक चीज दिखा रहा हूं दोस्त, जरा ध्यान से देखना। सिर्फ मैं तुमसे कह रहा हूं, ये हटाओ, यहां से उल्टा चलो, यहां से उल्टा चलो। पहला मतलब यहां से उल्टा चलो, मतलब क्या ये प्रोसेस उल्टी भी हो सकती है? आपने यहां से यहां लेके गए थे, क्या ये उल्टी नहीं हो रही? देखिए यहां से मैंने ऐसे भी तो दिखाया, ऐसे भी तो दिखाया, ऐसे भी दिखाया ना। तो जरा सोच, इस चरण से अगर मैं उल्टा जाऊं, यहां से अगर मैं उल्टा जाऊं, तो क्या बनेगा? ग्लूकोज नहीं बनेगा? बनेगा ना, बनेगा ना, बनेगा ना। यहां से अगर मैं उल्टा जाऊं, क्या बनेगा? ग्लूकोज बनेगा ना, बनेगा ना। मेरे को बताना बांगड़ू, हम केल्विन साइकिल के 3 चरण थे, हम पढ़ क्या रहे थे? हम पढ़ रहे थे अप्रकाश अभिक्रिया, एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें हमें कार्बन डाइऑक्साइड से फाइनली क्या बनाना है? ग्लूकोज बनाना है। हाँ सर, केल्विन चक्र हम पढ़ रहे थे। केल्विन चक्र में 3 चरण थे। 3 चरण में सबसे पहला जो चरण था कार्बोक्सिलीकरण, जिसमें हमने एक ही स्टेप था कार्बोक्सिलीकरण का, जिसमें हमने 6 कार्बन डाइऑक्साइड को 12 अणु किसके? 3PGA में बदल दिया। अब जरा सोच, 12 अणु हैं किसके? 3PGA के, है ना? 12 अणु है किसके? 3PGA के। इधर देख, अगर मैं यहां पर 3PGA के 12 अणु लूं, तो उल्टा जब चलाऊंगा ग्लूकोज नहीं मिल जाएगा ना। तो ये जो चरण है ना, रिडक्शन, ये रिडक्शन, इस दूसरे चरण का एक और नाम भी याद रख लेना, अंग्रेजी में बोला जाता है ग्लाइकोलाइटिक रिवर्सल। क्या बोला जाता है? ग्लाइकोलाइटिक रिवर्सल। ग्लाइकोलाइटिक रिवर्सल का मतलब इस प्रक्रिया में हम ग्लाइकोलाइसिस को उल्टा करते हैं। कहां से? इस चरण से उल्टा कर देंगे तो क्या बन जाएगा? ग्लूकोज बन जाएगा। और हमें क्या बनाना है दोस्त? ग्लूकोज ही तो बनाना है। तो आइए जल्दी से इस चरण को, रिडक्शन को, ग्लाइकोलाइटिक रिवर्सल को करते हैं। देखिए इससे पहले वाले चरण में हमने 12 अणु बना दिए थे, किसके? 3PGA के बना दिए। भाई हमने बोला 3 चरण है, पहला चरण कार्बोक्सिलीकरण, जिसमें 6 कार्बन डाइऑक्साइड से हमने 12 अणु बना दिए, किसके? 3PGA के। आइए अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? रिडक्शन। आइए दूसरा जो चरण है उसका नाम क्या है? रिडक्शन है, ठीक है। अब ये स्टार्ट कहां से होएगा? यहीं से तो स्टार्ट होएगा। जो इसका उत्पाद है, जो कार्बोक्सिलीकरण का उत्पाद है 12 अणु 3PGA, यहीं से तो स्टार्ट होएगा ना। कौन? रिडक्शन, है ना। तो 12 अणु किसके? 3PGA के। 12 अणु किसके? 3PGA के, है ना दोस्त। 12 अणु 3PGA के। और मैंने रिडक्शन को बोला है ग्लाइकोलाइसिस का हम उल्टा करने वाले हैं, ग्लाइकोलाइटिक रिवर्सल। रिवर्सल का मतलब उल्टा। आज तो आपका माथा उल्टा हो गया होगा, है ना।
12 अणु 3pGa के, हाँ सर 12 अणु 3pGa के, यहाँ पर 2 अणु 3pGa के थे, तो इससे उल्टा करेंगे यहाँ पर, तो 2 अणु 13/PGa के, तो 12 अणु 13/PGa के। कौन सा बालक है जिसको ये चीज समझ में नहीं आई? हमको नहीं आई। क्यों नहीं आई? दिमाग लगा यहाँ पर, क्यों नहीं आई है? 3pGa से 13/PGa बना दिया तूने, 3pGa से 13/PGa बना दिया तूने। ग्लाइकोलाइसिस में उल्टा कर रहा है, यहाँ पर ऐसी होती है ग्लाइकोलाइसिस, तू ऐसे लेकर जा रहा है, 3pGa से 13/PGa बना दिए। यहाँ 2 अणु है, यहाँ 2 अणु है, हमने यहाँ पर कितने लिए? 12 अणु। क्यों? क्योंकि 12 अणु बने हैं कार्बोक्सिलीकरण में, तो 12 अणु बने तो 12 ही अणु किसके बनाऊंगा? 13/PGa के। खत्म खल्लास। ठीक है, सेकेंड स्टेप। अब उल्टा करेंगे, यहां बना दिया, अब यहां से ये बनाएंगे, ये 2 अणु है तो ये भी 2 अणु थे, ये 12 अणु है तो ये भी 12 अणु बनेंगे। 12 अणु किसके? 13/PGa से क्या बनाऊंगा? 12 अणु 13/PGAl के। ले, यही चीज यहां पर दिखाई है, यहां से ये 13/PGal, यहां से ये बनाऊंगा, इसका उल्टा ये बनाऊंगा। लो बनाते हैं, 12 अणु 13/PGAl से क्या बनाऊंगा? 12 अणु 3PGAl। देख ले बेटा, 12 अणु 13/PGal से 3PGal, ये देख 13/PGal से 3PGal, 2 अणु लिए थे, 2 अणु यहां पर लिए, ये 2 अणु, ये 2 अणु बराबर है ना, वहां पर अगर मैं 12 ले रहा हूं तो ये भी 12 बनेंगे, ये अगर 2 है तो ये 2 बन रहे हैं। ठीक है, अब यहां से जब उल्टा करेंगे तो 2 का आधा बनेगा फ्रक्टोज। ठीक है, यहां तक चीज समझ में आ गई। अब चौथा चरण, 12 अणु 3PGal के हैं, तो अब मुझे बताओ, मुझे बनाने हैं फ्रक्टोज 1,6-बाइफॉस्फेट। नहीं, देख लो, 3PGal से मुझे क्या बनाने हैं? फ्रक्टोज 1,6-बाइफॉस्फेट। 2 से 1 बन रहा है, तो अब आप मुझे बताएं 12 से कितने बनेंगे? सर 6 बनेंगे। मैंने कहा हाँ बिल्कुल बनेंगे। ठीक है, अब क्या बनाऊंगा? फ्रक्टोज 1,6-बाइफॉस्फेट से, फ्रक्टोज 1,6-बाइफॉस्फेट से उल्टा जाऊंगा तो क्या बनेगा? फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट। मैंने कहा ठीक है, कितने हैं? 6 अणु हैं। फ्रक्टोज 1,6-बाइफॉस्फेट से कितने अणु हैं? 6 अणु। किसके? फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट के। मैंने कहा ठीक है, यहां तक चीज समझ। कुछ नहीं किया भाई साहब, कुछ नहीं किया, बस यहां से यहां तक उल्टा करते हुए जा रहे हैं। 2 अणु थे, वहां पर 12 अणु थे। इस प्रोसेस में 2 अणु हैं, हमारे पास जो थी प्रोसेस जो थी उसमें कार्बोक्सिलीकरण में 12 अणु बने थे। बस उल्टा करते जा रहे, उल्टा करते जा रहे, उल्टा करते जा रहे, खत्म। फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट से क्या बनाएंगे? ग्लूकोज 6-फॉस्फेट। अब यहां पर थोड़ा सा चेंज आएगा। क्या चेंज आएगा? सोच, अगर मैं ऐसे ही करता गया फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट से ये कितने हो गए? ABCDEF। क्या बना दिया हमने? फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट। 6 फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट है। हाँ सर, इससे हम उल्टा करेंगे तो क्या बनेगा सर? फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट से उल्टा करेंगे ग्लूकोज 6-फॉस्फेट। मैंने कहा हाँ, ग्लूकोज 6-फॉस्फेट। ये भी कितने होंगे सर? 6 होंगे। मैंने कहा हाँ। फिर इसके बाद अगले चरण में 6 ग्लूकोज 6-फॉस्फेट से मैं क्या बनाऊंगा? ग्लूकोज 6-फॉस्फेट से क्या बनाऊंगा? ग्लूकोज बनाऊंगा। तो कितने बनेंगे? 6 ग्लूकोज बनेंगे। हाँ, लेकिन हम तो सर ये जानते हैं कि हम जब 6 कार्बन डाइऑक्साइड को अप्रकाश अभिक्रिया में बदलते हैं, है ना, 6 कार्बन डाइऑक्साइड को जब अप्रकाश अभिक्रिया में कन्वर्ट कर रहे हैं, 1 ग्लूकोज बनता है। लेकिन आपके तो यहां पर 6 ग्लूकोज बन गए हैं। सर ये तो और भी ज्यादा कंफ्यूजिंग हो गया। तो मैंने कहा ध्यान से सुन, ये वाले चरण यहां पर नहीं होते हैं। यहां तक तो ठीक था, फ्रक्टोज 1,6-बाइफॉस्फेट बना दिए, ABCDE। F चरण जो होता है उसमें क्या होता है? ध्यान से देखना, ये 6 फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट में से केवल 1 ग्लूकोज 6-फॉस्फेट बनता है। 5 फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट यूं के यूं रह जाते हैं। क्या सर?
भाई जरा सोच, 6 फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट है। हाँ सर, 6 फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में से 5 नहीं बदले, एक बदल गया, किसमें? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। इन 5 का क्या होएगा? मैंने कहा रुको अभी बताऊंगा क्या होएगा, मैंने कहा बताऊंगा। कितना आया? सिर्फ एक ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। और आखिरी चरण, एक ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो था वो बदल गया किसमें? एक ग्लूकोज में। चलो सर, ये तो हमें समझ में आ गया। फाइनली हमने बना दिया ग्लूकोज। हमें अप्रकाश अभिक्रिया में बनाना क्या था? ग्लूकोज हमने बना डाला। हमने ग्लाइकोलाइसिस का उल्टा कर दिया, हमने एक ग्लूकोज बना दिया। लेकिन अभी भी दिमाग में प्रश्न आ रहा है, सर ये 5 फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट का क्या हुआ? ये 5 फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट का क्या हुआ, है ना? तो दोस्त, ये जो 5 फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट जो थे, इनका इस्तेमाल किया जाएगा तीसरे चरण में। 5 फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट जो है, इनका इस्तेमाल किया जाएगा पुनः निर्माण में किसके? RUBP के। किसके? RUBP के। 6 अणु RUBP के। अब थोड़ा सा दिमाग लगाइए, एक फ्रक्टोज में कितने कार्बन? 6, अणु कितने लिए? 5, कितने टोटल? 30 कार्बन, है ना? हमने ये जो यहां पर जो बच गए थे हमारे 6 फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में से, आपने 5 को नहीं बदलने दिया, केवल एक बदला। किसमें? आपने फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाना था। हाँ, हमारे पास फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट कितने? 6 में से केवल एक बदला, बाकी 5 यूं के यूं रह गए। जो एक बदला ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ग्लूकोज में बदल गया। ठीक है सर, हमें तो ये बनाना था, हमारे पास बन गया है, इसका क्या हुआ? मैंने कहा इन्हीं 5 फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में, एक फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट कितना? 6 कार्बन का, 5 अणु कितने हो गए? 30 कार्बन, 5 6 30। इन्हीं का इस्तेमाल किया और वापस से निर्माण किया है किसका? 6 RUBP का। ये भी मल्टी स्टेप रिएक्शन होती है जो हमारे कोर्स में नहीं दी हुई है। पहले पढ़ाया करते थे, माथा हिल जाता था, अभी नहीं। जरा दिमाग लगा, कार्बन बैलेंस हुआ कि नहीं हुआ? RUBP 5 कार्बन कितने अणु बना रहा है? 6। RUBP 5 कार्बन कितने अणु बना रहा है? 6। कितना हो गया? 30 कार्बन। हो गया नहीं हो गया? बराबर हो गया। मैंने तुमसे क्या कहा था? पहला जो चरण जो था उसका नाम था क्या? कार्बोक्सिलीकरण। और उस कार्बोक्सिलीकरण में ये जो 6 RUBP जो है, ये कहां से आए थे? पूछा था ना आपने, सर ये कहां से आएंगे? मैंने कहा बताऊंगा। ये यहां से, इस तीसरे चरण से आते हैं, जिसका नाम है रीजनरेशन। हिंदी में बोलते हैं पुनरुद्भवन या पुनः निर्माण। जो 5 फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट जो बच गए थे, इन्हीं का इस्तेमाल करके 6 RUBP बनाते हैं। अब इधर देखिएगा बेटा जी, ये जो रीजनरेशन वाली जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया में 6 ATP खर्च होते हैं। क्या बोला मैंने? ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में नहीं बताया क्योंकि टाइम समाप्त हो गया था, इस वजह से। रीजनरेशन प्रक्रिया जो थी, यहां से ये बनाने के लिए हमने कितने ATP खर्च किए? 6। भाई साहब, आप मेरे से यही पूछेंगे ना, सर आपने ये बोला था कि सर अप्रकाश अभिक्रिया जो होती है, इस अप्रकाश अभिक्रिया में एंजाइम चाहिए। मैंने कहा हाँ। कहां पर मिल रहा है? स्ट्रोमा। मैंने कहा ATP और NADPH नहीं खर्च करना? मैंने कहा करना है। तो सर कहां पर, कब, कहां खर्च हो रहा है? कौन सी स्टेप में खर्च हो रहा है? आपने तो बोला केल्विन चक्र में 3 चरण है, कार्बोक्सिलीकरण। क्या यहाँ पर कोई ATP NADPH खर्च हुआ? मैंने कहा नहीं, कोई ATP NADPH खर्च नहीं हुआ। ठीक है। फिर उसके बाद सर अगला जो था कौन सा? रिडक्शन। क्या यहाँ पर कोई ATP खर्च हुई है? हाँ हुई है। ये जो पहला स्टेप था, ध्यान से सुनना, ये जो पहला स्टेप है ध्यान से सुनिएगा, जहां पर हम 3PGA से 1,3-BiPGA बनाते हैं, यहां पर 12 ATP खर्च होती है। क्या खर्च हो रही है? 12 ATP क्या हो रही है? यूज में आ रही है। ठीक है, 12 ATP यहां यूज में आ रही है। और ये वाला जो स्टेप है कौन सा? तीसरा वाला। एक तो पहला और एक तीसरा। तीसरे वाले स्टेप में 12 NADPH खर्च हो रहे हैं।
12 NADPH इस चरण में, 12 ATP इस चरण में, बस। दूसरा चरण था हमारा रिडक्शन और तीसरा चरण था हमारा रीजनरेशन। यहां पर भी 6 ATP खर्च हो रही है। अब दोस्त सीधा सीधा मुझे ये बता दो, टोटल ATP कितनी खर्च हुई है? सर 6 इसमें और 12 इसमें, टोटल कितनी? 18 ATP खर्च हो रही। कितनी बोली मैंने? 18 ATP खर्च हो रही है। खर्च हो रही है यानी ATP टूटेगी और 18 ATP टूटेंगी तो क्या बनेंगी? जरा सोचिए, एक ATP अगर टूटती है, एक ATP अगर टूटती है तो क्या बनता है? ADP और फॉस्फेट PI। अब कई बच्चे पूछते सर ये PI क्या है? I मतलब इंडिविजुअल, एक। I का मतलब क्या है? इंडिविजुअल। इंडिविजुअल मतलब I। अब इंडिविजुअल का मतलब एक, एक। तो एक फॉस्फेट और एडिनोसिन डाइफॉस्फेट मिलकर क्या बनाता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इतनी सी बात समझ में। अब 18 ATP टूटेगी तो क्या बनेगी? 18 ADP और 18 PI। फॉस्फेट इंडिविजुअल कितने बन रहे हैं? 18। एडिनोसिन डाइफॉस्फेट कितने? 18। ये 18 जुड़कर क्या बनेंगे? 18 एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब ये भी अगर कैलकुलेशन किसी को समझ में ना आए तो भाई साहब समझो फिर सिंपल सा, और तो क्या है, एक फॉस्फेट एडिनोसिन डाइफॉस्फेट मिलकर एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। डाइफॉस्फेट के साथ एक जोड़ दो, फॉस्फेट ट्राई नहीं बन जाएगी। ऐसे 18 एडिनोसिन डाइफॉस्फेट के साथ 18 फॉस्फेट जोड़ देंगे तो 18 एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट नहीं बनेंगे? बनेंगे ना। तो 18 ATP खर्च हुई है। 18 ATP खर्च हुई है। कौन कौन से चरण में? एक तो रीजनरेशन वाले स्टेप में और एक रिडक्शन वाले स्टेप में। रिडक्शन में जो जितने भी चरण थे उसमें से पहला और तीसरा जो चरण था, जिसमें पहले में 12 अणु जो थे 3PGA से 13-BiPGA बना रहे थे, इसमें 12 ATP और तीसरे चरण 13-BiPGL से 3PGL बना रहे हैं, इसमें 12 NADPH खर्च हो रहे हैं। तो दोस्त हमने टोटल 12 तो ATP खर्च कर दिए हैं और दूसरा 12 NADPH खर्च कर दिए हैं। तो 12 NADP बनते हैं, 12 NADP बनते हैं, 12 ही हाइड्रोजन, 12 ही इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये हालांकि प्रोसेस होती है पूरी। अब आप मुझे बताइएगा, ये चीज देख ली और क्या क्या हुआ, जरा सोचिए पूरी केल्विन साइकिल में और क्या क्या हुआ। सर 18 ATP खर्च करे, हाँ। 12 NADPH खर्च कर दिए, मैंने कहा हाँ। और 6 कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल करके एक ग्लूकोज बना दिया, मैंने कहा हाँ। नहीं, 6 कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल करके ग्लूकोज बना दिया, मैंने कहा हाँ। खत्म। यही चीज यहां लिखी हुई है। 6 कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल करके आपने एक ग्लूकोज बना दिया, हाँ। कितने यूज में आए? इनका मतलब यूज में आए 6 कार्बन डाइऑक्साइड। आउट का मतलब कितना बना? एक ग्लूकोज। कितने यूज में आए? 18 ATP। टूट कर कितने बन गए? 18 ADP और 18 फॉस्फेट। 12 NADPH खर्च, ये 12 NADP बन गए। खत्म। यही चीज यहां पर दिखा रखी है, यही चीज मैंने आपको यहां पर बता दी। खत्म। खल्लास ये था क्या बेटा? पूरा का पूरा केल्विन साइकिल C3 पथ। आई होप यहां तक की बात आपको पूरी समझ में आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले आपको एक चीज दिखाई देगी जिसका नाम है प्रकाश श्वसन, जिसको हम बोलते हैं फोटो रेस्पिरेशन। क्या बोलते हैं? प्रकाश श्वसन या फोटो रेस्पिरेशन। अब सर जी ये क्या बला है? आइए इसके बारे में भी पढ़ते हैं। कई सारी चीजें यहाँ पर दे रखी हैं, ये सारी चीजें समझेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। आइए ध्यान से सुनना। किसकी बात कर रहे हैं? प्रकाश श्वसन की बात कर रहे हैं, जिसको बेटा हम अंग्रेजी में बोलते हैं फोटो रेस्पिरेशन। अंग्रेजी में बोलते हैं फोटो रेस्पिरेशन। ठीक है। और ये प्रकाश श्वसन जो है, इसका दूसरा नाम होता है C2 साइकिल भी बोलते हैं इसको। याद रखना है, इसको हम C2 साइकिल भी बोलते हैं, C2 चक्र भी बोलते हैं। इसका एक और नाम है ग्लाइकोलेट उपापचय भी बोला जाता है। याद रखना, इसको हम एक और नाम देते हैं, बहुत सारे नाम है इसके।
प्रकाश श्वसन भी बोल देते हैं, अंग्रेजी में प्रकाश श्वसन को फोटो रेस्पिरेशन बोलते हैं। C2 साइकिल या C2 चक्र बोल देते हैं, ग्लाइकोलाइट उपापचय बोल देते हैं। ठीक है, इतने वर्ड काफी होंगे। सर ये जो है, अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बस सुनते जाइए। सबसे पहला बिंदु वो ये, सर इसकी खोज किसने करी थी? हालांकि एनसीईआरटी में नहीं लिखा हुआ है, मैं आपको बताऊंगा। इसकी खोज करी थी दो वैज्ञानिक, डिकर और टीओ। ये दो वैज्ञानिक थे, इन्होंने डिकर और टीओ इन्होंने खोज करी थी। ठीक है, दूसरा, आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज भूल गया आपको बताना, माफ करिएगा, सॉरी। वो इसी से संबंधित थी, C3 पद से। ओ माय गॉड, नहीं बता चुका हूं, सॉरी बता चुका हूं। क्या बतानी थी? मैंने आपको बताया था कि C3 चक्र जो था ये कहां पर हो रहा था बेटा, मैंने आपको बता दिया था। हाँ, पीठिका, बता दिया, सॉरी बता दिया। ये जो C3 चक्र है, ये एक अप्रकाश अभिक्रिया, ये कहां पर हो रही है? पीठिका में। मेरा प्रश्न आपसे है, आप मुझे बताइए किसकी पीठिका में हो रहा है? कहेंगे सर कैसी बात कर रहे हैं? सर हरित लवक की पीठिका में हो रहा है। किसकी पीठिका में हो रहा है? हरित लवक की। हरित लवक की पीठिका में हो रहा है कि नहीं हो रहा? हाँ, ये हरित लवक कौन था? सर एक कोशिकांग है। किस में मिल रहा है? कोशिका में। कौन सी कोशिका में? दिमाग लगा, सोच, बुद्धि का इस्तेमाल कर, दिमाग लगाओ, सोचो, गहन, आराम से आंखें बंद करके सोचो। एक पेड़ के अंदर प्रकाश संश्लेषण में संश्लेषण होने वाला है, भोजन बनने वाला है, ग्लूकोज बनने वाला है। क्या बनने वाला है? ग्लूकोज। कहां पर बनेगा? आपने बोला सर बनेगा कहां पर? पेड़ की पत्ती में, पत्ती की कोशिका में, है ना? कोशिका के अंदर कोशिकांग में। कौन से कोशिकांग में? हरित लवक के। हरित लवक की पीठिका में। मैं तो तुमसे बस उस कोशिका का नाम पूछ रहा हूं। क्या नाम था उस कोशिका का? क्या नाम था उस कोशिका का जिसमें हरित लवक में प्रकाश और अप्रकाश अभिक्रिया? और ये कौन सी कोशिका थी? याद कर सर जी, मीजोफिल कोशिका। मैंने कहा बहुत बढ़िया, मीजोफिल कोशिका। कौन सी कोशिका थी? मीजोफिल कोशिका थी। ठीक है, नहीं थी? हाँ सर, मीजोफिल सेल थी। जिसको सर हिंदी में क्या बोला था? मैंने कहा हिंदी में हमने इसको पर्ण मध्योतक कोशिका बोला था। क्या बोला था सर? पर्ण मध्योतक कोशिका बोला था, है ना? तो मीजोफिल कोशिका या पर्ण मध्योतक कोशिका, इस कोशिका के हरित लवक की ग्रेना में तो प्रकाश अभिक्रिया हमने करा दी थी। ग्रेना बोला, ग्रेनम नहीं बोला, ग्रेना, जिसमें ग्रेनम और पीठिका पटलिका दोनों आ गई, जहां पर हमारा चक्री भी हो गया और चक्री भी हो गई, है ना? तो हरित किसमें बोला? वापस से सुनना, पर्ण मध्योतक। एक पेड़ हूं, एक पेड़ की पत्ती की पर्ण मध्योतक कोशिका। देख, डूबता जा, जैसे जैसे लाइनें बोलता जा रहा हूं, आंखें बंद करके फील करता जा। मेरे को देख, आंखें बंद, मतलब मेरे को देख और दिमाग में सोचता जा। सामने तेरे एक पेड़ है, उस पेड़ में पत्ती है, पत्ती की कोशिका कौन सी? मीजोफिल कोशिका। कोशिका के अंदर घुस, कोशिका के अंदर किसमें? हरित लवक। हरित लवक की इस ग्रेना में क्या करा दिया सर? प्रकाश अभिक्रिया। क्या बना दिया? एटीपी NADPH बना दिया। ये एटीपी NADPH कहाँ है? यहीं पर। ये कहां पर? पीठिका में है। फिर उसके बाद इसी पीठिका में एंजाइम भी है, एटीपी NADPH भी है। इनका इस्तेमाल करके यहां पर 6 कार्बन डाइऑक्साइड से मैं ग्लूकोज बनाने वाला हूं। इतनी सी बात तेरे को समझ में आ गई? समझ में आ गई? कोई दिक्कत तो नहीं थी? सर ये क्यों बताया? सिर्फ इतना सा समझाने के लिए कि जो हम ये पढ़ने वाले हैं, कौन सा? प्रकाश श्वसन, है ना? इसका नाम है C2 चक्र। ये C2 चक्र होता कहां पर है? ये C2 चक्र होता कहां पर है? इन्होंने तो खोज निकाला, ये होता कहां पर है? देखो बेटा, ये प्रकाश श्वसन इस तरीके से एक मान लेते हैं कोशिका है,
क्या है, मान लेते बेटा ये हमारी कोशिका है, ठीक है। और इस कोशिका के अंदर मान लेते ये हमारी कोशिका है, और इस कोशिका के अंदर हमारा ये केंद्रक है। थोड़ा सा साइड में रख रहा हूं केंद्रक, ठीक है, ये हमारा केंद्रक है। और फिर इसके बाद में बस ये हमारा केंद्रक थोड़ा सा साइड में रखता हूं। ये एक पादप कोशिका, ठीक है ना, ये एक पादप कोशिका जिसके अंदर ये केंद्रक था। अब इसमें मैंने आपसे बोला ये है बेटा देख माइटोकॉन्ड्रिया, सॉरी ये है हमारा हरित लवक, हरित लवक, ठीक है। कौन सी कोशिका है ये, मीजोफिल कोशिका है, मीजोफिल कोशिका, ठीक है। ये मीजोफिल कोशिका है जिसका ये हरित लवक है। एक और कोशिकांग जिसका नाम है, नाम आपने याद रखना बेटा इनका, हरित लवक, फिर उसके बाद परऑक्सीसोम, परऑक्सीसोम। अगर आपको हल्का फुल्का याद आ रहा, मैंने आपको कोशिका चैप्टर में बताया था सूक्ष्मकाय माइक्रो बॉडीज जिसके कई प्रकार होते हैं, जिसमें से एक होता है परऑक्सीसोम, एक होता है ग्लाइऑक्सीसोम, एक होता है स्फीरोसोम, कई प्रकार होते हैं जिसमें से परऑक्सीसोम यहां पर मैंने बोला था इस चैप्टर में आएगा परऑक्सीसोम। और लास्ट में आपका माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। ये है बेटा हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। मीजोफिल कोशिका, इसको मैं यहां पर लिख देता हूं मीजोफिल कोशिका, ठीक है। तो मीजोफिल सेल थी, ये मीजोफिल कोशिका थी, और इस मीजोफिल कोशिका के अंदर ये कौन था, हमारा केंद्रक था। इसकी कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ बनाया था। और बाकी यहाँ पर क्या था, ये कोशिका द्रव्य है। इस कोशिका द्रव्य में कहीं ना कहीं 3 कोशिकांग मुझे आपको दिखा देते हैं। क्यों? ये 3 इसलिए दिखाने थे क्योंकि एक अभिक्रिया संपन्न होने वाली है। क्या बोला मैंने बोला एक अभिक्रिया संपन्न होने वाली है, जो यहां से स्टार्ट होती है, यहां से स्टार्ट होती है। एक अभिक्रिया जो यहां से स्टार्ट होगी, फिर कुछ बनेगा, यहां से निकलकर यहां जाएगा, यहां से निकलकर यहां जाएगा, यहां से फिर कुछ बनेगा, फिर यहां आएगा, फिर यहां आकर कुछ बनेगा, फिर वापस से ये कुछ बनेगा। क्या सर? वापस से देख, मैंने बोला एक रसायन है, मान ले कुछ ए है, वो यहां से यहां बदलता है, बी बनाता है, बी यहां से निकलकर यहां जाता है, सी बनाता है, सी यहां से यहां निकलकर जाता है, डी बनाता है, डी यहां पर ई बनाएगा, ई यहां पर एफ बनाएगा, एफ यहां पर जी बनाएगा, और जी वापस से ए में बदल जाएगा। समझ रहे? क्या बोला मैंने? बोला कि भाई साहब ये ए है, ए बदला बी में, बी यहां पर जाकर सी में, डी में, ई में, एफ में और जी में, और जी वापस से ए में बदल गया। तो जरा सोचिए, क्या ये एक चक्र दिख रहा है? और इस चक्र में ये जो चक्र जो था, ये चक्र पूरा नहीं दिख रहा है, यहां से स्टार्ट हो और यहीं आकर वापस से खत्म हो रहा है। ये चक्र जो है, ये है C2 चक्र। C2 चक्र कौन सा चक्र है? ये C2 चक्र है। और इस C2 चक्र जो होता है, ये संपन्न कहां पर हो रहा है? सोच, C3
चक्र, केल्विन चक्र कहां संपन्न हो रहा था? केवल हरित लवक में। माथे पर जोर डाल। ये मैंने जानबूझ के स्टार्टिंग में मैं पीछे क्यों लेकर गया था तेरे को? अभी थोड़ी देर पहले मैंने तेरे को यहां पर ये क्यों लेकर गया था, क्यों रिवाइज कराया था? मैंने तेरे से क्या पूछा था कि जो अप्रकाश अभिक्रिया C3 चक्र है वो कहां पर हो रहा है? सर वो एक पेड़ की पर्ण मध्योतक कोशिका मीजोफिल सेल के हरित लवक की पीठिका में हो रहा है नहीं हो रहा? हो रहा है ना। केवल किस में हो रहा है सर? हरित लवक में हो रहा है। माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा था, पेरोक्सिसोम में हो रहा था क्या अप्रकाश अभिक्रिया? नहीं ना। लेकिन ये वाली जो अभिक्रिया जो मैंने अभी यहां पर आपको दिखाई है, कौन सी? प्रकाश श्वसन, फोटो रेस्पिरेशन, ये कहां पर हो रही है सर? ये 3 कोशिकांग में मिलकर संपन्न हो रही है। और वो 3 कोशिकांग ये है। ऑर्डर याद रखना, एम्स में प्रश्न पूछा जाता था, याद रखना, भूलना चाहिएगा। तो प्रकाश श्वसन कहां पर हो रहा है बेटा जी? याद रखना, ये संपन्न होता है। कहां पर संपन्न होता है याद रखिएगा। कौन? ऑर्डर याद रखना। कैसे? क्लोरोप्लास्ट। अगर किसी ने पूछा सर क्लोरोप्लास्ट क्या है, हिंदी में लिख दो, तो कसम से ऑनलाइन पिट्टी कर देंगे तुम्हारी। क्लोरोप्लास्ट से परऑक्सीसोम से माइटोकॉन्ड्रिया, और माइटोकॉन्ड्रिया से वापस से क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, तो देख सकते हैं आप, क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक, परऑक्सीसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, फिर परऑक्सीसोम, फिर हरित लवक, मतलब इस तरीके से ये चल रहा है पाथवे। ठीक है, तो ये याद रखना बेटा जी, यहां पर इस तरीके से A, B, C, ठीक है, इन तीनों में संपन्न हो रहा है क्या आपका ये प्रकाश श्वसन। ठीक है सर, ये तो समझ में आ गया कि प्रकाश श्वसन जो है इन्होंने खोजा था, इन 3 कोशिकांग में संपन्न हो रहा है। आपने इसको, अब ये चीज समझ में आ गई है, ये समझ में आ गया कि एक चक्र है। अब बात आ रही सर आपने इसको C2 ग्लाइकोलेट प्रकाश श्वसन क्यों बोला है? मैंने कहा आइए मैं आपको समझाता हूं। देखिए, इसमें जो सबसे पहली जो चीज बनेगी, अब आप खुद समझ सकते हैं, सबसे पहली चीज A से B बनेगी ना। A तो ऑलरेडी है, अब A क्या है और B क्या बनने वाली है वो मैं आपको समझाने वाला हूं, ध्यान से सुनना बेटा। प्रकाश श्वसन निहायत ही खराब, बेकार, घटिया, बकवास, जो भी वर्ड आपके दिमाग में आ रहे हैं, गालियां वालियां मत निकालिएगा, बस सिंपल, बेकार, खराब, बकवास, इलॉजिकल, है ना, मतलब अनवांटेड, जिसकी कोई जरूरत नहीं है, ऐसी अभिक्रिया है। कैसी अभिक्रिया है? ये वेस्टफुल प्रोसेस है। क्या बोला मैंने? ये वेस्टफुल प्रोसेस है, वेस्टेज है ये प्रक्रिया। का है सर? मैंने कहा आइए तुमको समझाते, पूरी चीज समझाते। देखो, समझाने से पहले हम तुमसे एक चीज पूछते हैं दोस्त, मुझे ये बताना, RUBP तुमको याद है? हाँ सर, RUBP हमको याद है। RUBP जो था ये एक शर्करा थी। मैंने कहा था, RUBP के साथ अगर कार्बन डाइऑक्साइड जोड़ा, किसने? रुबिस्को ने RUBP के साथ अगर कार्बन डाइऑक्साइड को जोड़ा तो इस एंजाइम का कौन सा भाग काम किया? कार्बोक्सिलेशन के ऑक्सीजनेशन। सोचिए, रुबिस्को की फुल फॉर्म में कार्बोक्सिलेज भी था, ऑक्सीजनेज भी था। इस प्रक्रिया को हमने क्या बोला था? कार्बोक्सिलीकरण। यानी कौन सा भाग काम कर रहा है रुबिस्को एंजाइम का? कार्बोक्सिलेशन वाला, कार्बोक्सिलीकरण वाला काम कर रहा है। ऑक्सीजनेशन वाला तो काम नहीं कर रहा था ना? नहीं कर रहा था। इतनी सी बात समझ में आई? यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं थी ना? चले यहां पर आगे ना, समझ में? यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं थी ना? समझ में आ गया ना कि भैया ये जो एंजाइम जो है, ध्यान से देख बेटा, मैंने आपको क्या बोला था, इस एंजाइम के 2 भाग। एक एंजाइम है जो 2 प्रक्रियाओं को संपन्न कर सकता है, कार्बोक्सिलीकरण भी करा सकता है और ऑक्सीकरण भी करा सकता है, कार्बोक्सिलेशन भी करा सकता है और ऑक्सीजनेशन भी करा सकता है ना। हमने इस एंजाइम का कौन सा रूप देखा था? सोचो सर, हमने इस एंजाइम का
कार्बोक्सिलीकरण वाला रूप देखा था क्या, कि कार्बन डाइऑक्साइड को RuBp के साथ जोड़ दिया था और क्या बना दिया था सर, 3PGA बना दिया था। मैंने कहा हाँ कोई दिक्कत नहीं है, मैंने कहा ओके बढ़िया, कोई कंफ्यूजन नहीं था। अब मैं तुमसे एक चीज पूछता हूं, सोच समझकर मुझे बताना, आगे बढ़ने से पहले मैं तुमसे एक चीज पूछता हूं, मुझे बताओ श्वसन क्या होता है? श्वसन क्या होता है? क्या होता है श्वसन? आप सीधा बोलेंगे सर श्वसन एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें हम किसी कार्बनिक पदार्थ को, जैसे ग्लूकोज को हमने तोड़ा था, ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं, जल बनता है और ATP बनती है। यही होता है ना, यही होता है ना? हाँ सर यही होता है श्वसन। क्यों कराते? ये जरा सोचिए, श्वसन आपके लिए अच्छी प्रक्रिया कि बेकार है? अच्छी है ना? नहीं अच्छी। सोचिए श्वसन नहीं होएगा, आपके अंदर एनर्जी नहीं होगी, ATP नहीं बनेगी, एनर्जी नहीं होगी तो आप कोई काम नहीं कर पाएंगे। जरा सोच, मैं अगर लिख भी रहा हूँ, बोल भी रहा हूँ, खा भी रहा हूँ, उठ भी रहा हूँ, पी भी रहा हूँ, सो भी रहा हूँ, तो क्या खर्च हो रही है? ATP बनना जरूरी है ना, है ना? हाँ, बिना ATP के तो आदमी खत्म हो जाएगा। तो श्वसन बहुत जरूरी है, क्योंकि श्वसन में एक ऐसी चीज बन रही है जो वाकई बहुत जरूरतमंद चीज है। मैंने कहा डन। तो श्वसन में हम किसी शर्करा को तोड़े कि नहीं तोड़े? ये कौन सी शर्करा है सर? ये हेक्सोज शर्करा थी, ग्लूकोज थी, जिसको हमने ऑक्सीजन की उपस्थिति में तोड़ दिया। ओके डन, कोई तकलीफ तो नहीं थी। अब इधर देख, ध्यान से देख बेटा, RuBp क्या है सर? शर्करा है। RuBp क्या है सर? शर्करा है। अब आगे बढ़ने से पहले एक और चीज सुन लीजिए। आप जानते हैं हीमोग्लोबिन होता है ना, हीमोग्लोबिन? हाँ सर, हीमोग्लोबिन के पास अगर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों रख दे, हीमोग्लोबिन के पास ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों रख दे, तो कौन सी गैस के अंदर ज्यादा क्षमता है कि जल्दी से जुड़ जाए? तो याद रखना, कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर ज्यादा क्षमता होती है किससे? ऑक्सीजन से, कि वो जाकर जल्दी से जुड़ जाती है। ऑक्सीजन के अंदर इतनी नहीं होती है, तो सबसे ज्यादा किसमें होती है? याद रखना, कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर क्षमता किससे? ऑक्सीजन से ज्यादा क्षमता है किससे जुड़ने की? हीमोग्लोबिन से जुड़ने की। सर ये कहां से आ गया हीमोग्लोबिन? मतलब मैं एक चीज कंसेप्ट बता रहा था कि भाई साहब मान लो ये है, मान लो कौन, ये हमारी ऐश्वर्या राय है और ये हमारे सलमान खान है और ये हमारे अभिषेक बच्चन है। किसके अंदर क्षमता थी ऐश्वर्या राय से जुड़ने की? अभिषेक बच्चन के सलमान खान? आप सीधा बोलेंगे सर अभिषेक बच्चन, बेचारा सलमान खान तो नहीं जुड़ पा रहा था, जुड़ ही नहीं पा रहा था। तो कार्बन डाइऑक्साइड फटाफट जाकर जुड़ गया किससे? हीमोग्लोबिन से। ये बेचारा नहीं जुड़ पा रहा है। अगर दोनों साथ साथ रखे हैं और इसकी मात्रा अगर ज्यादा हो गई है, याद रखना ये भी जरूरी है, ऐसा नहीं है कि दोनों बराबर हैं, दोनों साथ साथ रखे हैं, इसकी मात्रा ज्यादा है तो ये फटाफट जाकर ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन से अलग कर देता है और खुद जाकर जुड़ जाता है। इसकी अंग्रेजी में बोलते हैं एफिनिटी ऑफ बाइंडिंग। Affinity of binding of carbon dioxide is more than oxygen to bind with the hemoglobin, ऐसा बोला जाता है। अभी सिर्फ इतना सा, कार्बन डाइऑक्साइड की क्षमता जो है ऑक्सीजन से ज्यादा होती है किससे जुड़ने की? हीमोग्लोबिन से। आई होप इतनी सी बात समझ, ठीक है सर समझ में आ गया। अब ये बताइए ये क्यों बताया? इसलिए बताया दोस्त, देखिए है RuBp। कौन है जी? एक शर्करा है ना, ये शर्करा है। इस RuBp के साथ ऑक्सीजन भी है। अब इधर देख, RuBp के आसपास कौन है? ऑक्सीजन भी है। यहां तक की बात समझ में आई? कोई तकलीफ तो नहीं थी? ठीक है, RuBp के पास कार्बन डाइऑक्साइड भी और ऑक्सीजन भी है ना। अब आगे देखिए, ध्यान से देखिएगा। अब देखिए दोस्त, होएगा क्या अगर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना करूं RuBp से जुड़ने की? जैसे यहां पर मैंने किसकी जुड़ने की तुलना करी थी? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना करी हीमोग्लोबिन से जुड़ने की, तो हीमोग्लोबिन की कार्बन डाइऑक्साइड की ऑक्सीजन से क्या थी? ज्यादा थी ना। अब यहां पर अगर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना कर रहा हूं RuBp से जुड़ने की, तो भाई साहब इस कंडीशन में ऑक्सीजन की मात्रा
ये ऑक्सीजन की क्षमता कार्बन डाइऑक्साइड से ज्यादा होती है किससे जुड़ने की, आरयूबीपी से जुड़ने की। तो अब जरा सोच, ऑक्सीजन अगर होगी कार्बन डाइऑक्साइड भी होगी तो आरयूबीपी से कौन जुड़ जाएगा, आरयूबीपी 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 कौन थी सर, शर्करा थी, C5H10O5, ये कौन थी सर, शर्करा थी। और इसके साथ कौन जुड़ा सर, ऑक्सीजन। क्या जोड़ दिया, ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब इसको जोड़ा तो ये टूटा किसमें, 2 कार्बन वाले एक पदार्थ में, C2H3O2, एक इस पदार्थ में टूटा। सर जी माथा हिल गया, मैंने कहा रुको वापस से रिवाइज करूंगा, अभी इतना सुन। अगर ऑक्सीजन थी तो आरयूबीपी, आरयूबीपी कौन, ये पेंटोज शर्करा, आरयूबीपी कौन है, पेंटोज शर्करा। ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीजन आरयूबीपी के साथ जुड़ रहा है और इसका ऑक्सीकरण करा, इसका ऑक्सीजनेशन हो गया, इसको तोड़ दिया है और जो पदार्थ बना है वो 2 कार्बन का बना है और साथ साथ पीजीए भी बना है। पीजीए हमारा 3 कार्बन का था और ये 2 कार्बन का पदार्थ बना, इसका नाम है ग्लाइकोलेट। क्या नाम है, ग्लाइकोलेट। तो बाबू जरा दिमाग लगाइए, हमने तुमको ये बोला कि प्रकाश श्वसन का एक नाम है C2 साइकिल। पहले तो जरा सोचिए इस C को हमने C2 चक्र क्यों बोला, क्योंकि साहब ये एक चक्र है जो इन तीनों में संपन्न हो रहा था, इन 3 कोशिकांग में, ठीक है। मैंने कहा A से जो B बनेगा, A कौन था सर, यहां पर A जो है वो आरयूबीपी है और यहाँ पर जो B बन रहा है वो ग्लाइकोलेट बन रहा है। तो सबसे पहला उत्पाद जो बन रहा है B, यहाँ पर जो बन रहा था ग्लाइकोलेट, ये 2 कार्बन का था। कितने कार्बन का था, 2 कार्बन का था। हालांकि 3 पीजीए भी बना, मैं मना नहीं कर रहा, 3 पीजीए भी बना है, वो 3 कार्बन का है, लेकिन एक 2 कार्बन का उत्पाद अगर बन रहा है तो ये चक्र क्या कहला रहा था, C2 साइकिल कहला रहा है, जिसमें ग्लाइकोलेट बन रहा है और यही ग्लाइकोलेट यहां से फिर आगे जाकर परऑक्सीसोम में अलग अलग पदार्थ बनाता है। ग्लाइकोलेट से ग्लिसरॉल बनता है, ग्लिसरॉल से ग्लाइसिन बनता है, सेरीन बनता है, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, यानी कई सारी चीजें इस तरीके से बनती जाती है, ठीक है। तो जरा सोचिए किसका घुमाव स्टार्ट हुआ था, पीजीए यहां से यहां गया था कि ग्लाइकोलेट गया था ना, इसलिए इसको हमने क्या बोला, ग्लाइकोलेट उपापचय। C2 साइकिल, C2 इसलिए बोला क्योंकि ग्लाइकोलेट जो बना था वही घूम रहा था, वो जो 2 कार्बन का था। ये वाला वर्ड तो समझ में आ गया। सर इस प्रकाश श्वसन को आपने वेस्टफुल प्रोसेस क्यों बोला, पहले तो इस वर्ड पर आ, क्या यहां पर श्वसन होते हुए नहीं दिखाई दे रहा तुमको, क्या था श्वसन, जब हम किसी शर्करा को ऑक्सीजन की उपस्थिति में उसका ऑक्सीजनेशन कर देते हैं, नहीं कर रहे। जरा सोचिए ग्लूकोज का क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजनेशन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, उसको तोड़ रहे हैं कि नहीं तोड़ रहे, एटीपी बनाने के लिए, यही था ना श्वसन। तो क्या जरा सोच, यहां पर हम आरयूबीपी को नहीं तोड़ रहे हैं, क्या हम आरयूबीपी को ऑक्सीजन की उपस्थिति में नहीं तोड़ रहे हैं, और तोड़ रहे हैं तो क्या बन रहा है, ग्लाइकोलेट बन रहा है। हाँ सर, तो ये अच्छी बात है ना सर, ये तो श्वसन हो रहा है। मैंने कहा हाँ हो रहा है, और ये श्वसन प्रकाश की उपस्थिति में हो रहा था, ये श्वसन जो है प्रकाश की उपस्थिति में। अब आप बोलेंगे सर प्रकाश की उपस्थिति में कैसे हो गया, जरा खुद सोच समझ कर मुझे बता, प्रकाश अभिक्रिया में क्या हुआ था। सर प्रकाश अभिक्रिया में हमने जल को तोड़ा था, क्या मुक्त हुई थी, ऑक्सीजन। पूरी कहानी घूम फिर कर आ रही है। सोच, मैंने बोला एक पेड़ है जिस पर प्रकाश ही प्रकाश आ रहा है, प्रकाश ज्यादा से ज्यादा आएगा, जल ज्यादा से ज्यादा टूटेगा कि नहीं टूटेगा। दिमाग लगा, मैं एक पेड़ हूं, मेरे ऊपर प्रकाश ही प्रकाश आता जा रहा है, मेरे अंदर ज्यादा से ज्यादा जल टूटेगा, हाँ टूटेगा, ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन निकलेगी, हाँ निकलेगी। ऑक्सीजन की मात्रा अगर ज्यादा हो गई किससे, कार्बन डाइऑक्साइड से, तो ये रुबिस्को एंजाइम का कार्बोक्सिलेज पार्ट काम करेगा कि ऑक्सीजनेज काम करेगा। तो मेरे ख्याल से आपको इस रुबिस्को एंजाइम में, ये जो रुबिस्को एंजाइम जो था और ये जो रुबिस्को एंजाइम जो था, जिसकी फुल फॉर्म मैंने यहां पर लिखी थी, रुबिस्को एंजाइम कहां लिख दी, आ जाओ भैया, कहां लिख दी, ये रही। ये रुबिस्को एंजाइम की फुल फॉर्म जो लिखी थी, मैंने बोला था ये रुबिस्को एंजाइम का कार्बोक्सिलेज वाला पार्ट हमने देखा था, ये नहीं देखा था ना। ये कब काम करता है, जब ऑक्सीजन
ज्यादा हो जाती है। और ऑक्सीजन ज्यादा कैसे हो गई यहां पर? सर हमने बोला एक पेड़, वापस से सुन, मैं एक पेड़ हूं, मेरे ऊपर क्या डाला जा रहा है? सर प्रकाश ही प्रकाश डाल दिया। सर प्रकाश 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 प्रकाश, ज्यादा से ज्यादा प्रकाश अभिक्रिया होगी कि नहीं होगी? हाँ होगी। प्रकाश अभिक्रिया में कौन टूटेगा? सर जल। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, एटीपी एनएडीपीएच बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन नहीं मिलेगी भाई, ज्यादा से ज्यादा जल टूटेगा, क्योंकि प्रकाश अभिक्रिया ज्यादा से ज्यादा होएगी, जल ज्यादा से ज्यादा टूटेगा, ऑक्सीजन ज्यादा से ज्यादा बनेगी। ऑक्सीजन अगर ज्यादा बन गई दोस्त कार्बन डाइऑक्साइड से, तो ऑक्सीजन क्या कर देगी? इस आरयूबीपी के साथ जुड़ेगी, क्योंकि ये एक शर्करा है। ये ऑक्सीजन अगर आरयूबीपी के साथ जुड़ेगी तो रुबिस्को एंजाइम का ऑक्सीजनेज भाग काम करेगा। कौन सा भाग काम करेगा? ऑक्सीजनेज। यहां पर अब कार्बोक्सिलीकरण नहीं होएगा ना, अब ऑक्सीजनेशन होएगा, ऑक्सीजनेज काम करेगा। ऑक्सीजन इस रुबिस्को को, आरयूबीपी को तोड़ देगा, और तोड़ेगा तो ये बनेगा। ठीक है सर, अब ये तो बताइए, ठीक है ये प्रकाश श्वसन हो गया, प्रकाश की उपस्थिति में हो गया, सब कुछ समझ में आ गया। सर ये वेस्टफुल क्यों है? भद्दी, भयानक, बेकार, बकवास क्यों बोला आपने इसको ऐसा? क्योंकि बेटा ये है तो एक प्रकार का श्वसन है ना, श्वसन है ना, शर्करा तोड़ी जा रही है। हाँ यहाँ पर भी शर्करा तोड़ी जा रही थी, लेकिन दोस्त यहाँ पर एटीपी बन रही थी कि नहीं बन रही थी? हाँ सर बन रही थी ना। एटीपी बहुत अच्छी चीज है कि नहीं है? हाँ सर, बिना एटीपी के तो मजा ही ना आता है ना, तो कोई बहुत तगड़ी चीज बनाई। हाँ बेटा इसको हम वेस्टफुल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि एक तो यहाँ पर आरयूबीपी खत्म होती जा रही है, आरयूबीपी टूटती जा रही है, तो ये अच्छी होती कब? जब यहाँ पर एटीपी बनती। यार ससुरा यहाँ पर एक तो इसको तोड़ भी दिया, ऊपर से इस स्टेप में एटीपी खर्च कर रहे हैं, बना नहीं रहे हैं, एटीपी खर्च कर रहे हैं। उड़ी बाबा, एक ऐसा श्वसन जिसमें एटीपी बन नहीं रही, एटीपी खर्च हो रही है। यानी जो प्रकाश अभिक्रिया जो हमने कराई थी उसमें जो एटीपी बनी थी उस एटीपी को खर्च कर डाला, आरयूबीपी को तोड़ डाला। अब जरा सोच, एटीपी भी कम हो गई, आरयूबीपी भी कम हो गई। अब दिमाग लगाओ, ये C2 साइकिल प्रकाश श्वसन ये जिन पौधों में होएगी उनमें केल्विन चक्र हो पाएगा? केल्विन चक्र कराने के लिए तुमको एटीपी चाहिए था? हाँ चाहिए था। आरयूबीपी चाहिए था? हाँ चाहिए था। तुमने यहाँ पर कहीं ना कहीं अगर प्रकाश श्वसन करा दिया तो एक तो आरयूबीपी खत्म करा दिया, एक तो आरयूबीपी तोड़ते जा रहे हो, खत्म करते जा रहे हो, इसको तोड़ते जा रहे हो, एटीपी और खर्च करते जा रहे हो, बना नहीं रहे हो, एटीपी खर्च करते जा रहे हो। तो जरा सोचिए, ये एक बेकार खराब प्रोसेस हो गई, इसलिए हमने इसको बोला था वेस्टफुल प्रोसेस। और बेटा याद रखना ये प्रकाश श्वसन होती है किसमें? C3 पादपों में होती है। किसमें होती है? ये C3 पादपों में होती है, C4 में नहीं होती है, C4 में नहीं होती है। अब आप मुझे बताइएगा, आपसे कोई प्रश्न पूछेगा कौन से पेड़ अच्छे होते हैं, C3 के C4? आप सीधा बोलेंगे सर C4 आर बेटर देन C3। क्यों? क्योंकि C3 पादपों में एक खराब प्रक्रिया मिलती है, एक बेकार प्रक्रिया मिलती है जिसका नाम है प्रकाश श्वसन, जिसमें हम आरयूबीपी को खत्म करते जाते हैं, तोड़ते जाते हैं, उसका श्वसन करा देते हैं प्रकाश की उपस्थिति में। क्योंकि प्रकाश होएगा तो प्रकाश अभिक्रिया होएगी, ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन आएगी, वो ऑक्सीजन इसको तोड़ती जाएगी क्योंकि रुबिस्को एंजाइम का ऑक्सीजनेज भाग काम कर जाएगा, आरयूबीपी टूटती जाएगी और इस प्रोसेस में एटीपी खर्च होती जाएगी। वेस्ट है, कुछ बन ही नहीं रहा है यहाँ पर, बल्कि जो बनाया था एटीपी वो खर्च करते जा रहे हैं, आरयूबीपी खर्च करते जा रहे हैं। तो ये वेस्टफुल प्रोसेस है। ये था बेटा जी हमारा प्रकाश श्वसन। आई होप यहाँ तक कि आपको सारी बात समझ में आ गई होगी। अब इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक है जिसका नाम है C4 पथ, जिसको हम हैच स्लैक पाथवे भी बोलते हैं बेटा, है ना। आखिरी है C4, बहुत सिंपल सा है, इसको पढ़ेंगे। आइए C4 को पढ़ते हैं। C4 में भी C4 पथ को समझते हैं। अब C4 पथ जो है इसको समझने से पहले आपको दो तीन चीजें ध्यान से सुननी चाहिए। देखिए C4 पथ का एक और नाम होता है, इसको हम HSK पथ बोलते हैं,
HSK पथ बोलते हैं। अब ये HSK कौन है, ध्यान से सुनना। ये C4 पथ की सर्वप्रथम खोज जो है, सर्वप्रथम खोज जो है वो किसने करी थी? एक वैज्ञानिक ने, जिसका नाम था कॉर्टशैक, KORTSCHEK, कॉर्टशैक। इन्होंने गन्ने में देखा, गन्ने में देखा। अब ऑब्वियस सी बात है, गन्ने में क्या देखा कि कार्बन डाइऑक्साइड का जब बदल रहे थे, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज में बदल रहे थे, इसको हम स्थिरीकरण बोलते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का जब स्थिरीकरण कर रहे थे तो पहला स्थायी उत्पाद जो था, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट जो था, वो 4 कार्बन का मिला इनको, है ना। केल्विन बोल रहा है कि नहीं, केल्विन ने बोला नहीं, हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड से जब ग्लूकोज बनेगी तो पहला स्थायी उत्पाद 3 कार्बन का होगा। इसने कहा चलो ठीक है, मैं देखता हूँ। कॉर्टशैक देख रहा था, उसने देखा गन्ने में ना 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 ना, गन्ने में तो उसको कुछ और मिला। क्या? उसने गन्ने में देखा कि कार्बन डाइऑक्साइड जब ग्लूकोज में बदल रहा था तो पहला स्थायी उत्पाद 3 कार्बन का नहीं था, 4 कार्बन का था। इसका माथा चकरा गया। इसने कहीं ना कहीं लोगों को बताया, पब्लिश किया न्यूज़पेपर में, मतलब न्यूज़पेपर इन द सेंस कि जो साइंस के जो पेपर होते हैं उसमें छापा। ये छापा तो उसके बाद 2 वैज्ञानिक जो हमारी एनसीईआरटी में दिए हैं, ये दिया नहीं था। 2 वैज्ञानिक जिसका नाम है, एक है हैच और एक स्लैक। इन दोनों वैज्ञानिकों ने गहन अध्ययन किया, गहन अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद सारी डिटेल दी। किस चीज की डिटेल दी? C4 पथ की। तो C4 पथ को एक्सप्लेन किया सारी डिटेल्स के साथ में। C4 पथ को एक्सप्लेन किया था, किसने एक्सप्लेन किया था बेटा जी? आपके हैच और स्लैक ने। लेकिन हैच स्लैक को भी पता लगने से पहले किसने सर्वप्रथम देख लिया था? कॉर्टशैक ने। तो याद रखना, C4 पथ को बोला जाता है हैच स्लैक कॉर्टशैक पथ। ये हमारी एनसीईआरटी में नहीं लिखा हुआ है, याद रखना। HSK पथ हैच स्लैक कॉर्टशैक पथ बोला जाता है। डन। किसमें मिल रहा था? गन्ने में मिल रहा था, जो एक बीजपत्री पादप है। डन। ओके। अब होता क्या C4 पथ, ये पढ़ने से पहले एक और चीज, तीसरा बिंदु देखिए, C4 पथ जिन पादपों में मिलेगा उन पादपों को हम क्या बोलेंगे? C4 पादप बोलेंगे। हाँ सर, C4 पादप बोलेंगे। सिंपल सी बात भाई। C3 चक्र जिसके अंदर मिल रहा था उसको हमने C3 पादप बोला। हाँ बोला। अब C4 पथ जिसके अंदर मिलेगा उसको हम क्या बोलेंगे? C4 पादप। हाँ बोलेंगे। अब C4 पादप जो होते हैं ना, इन C4 पादपों में एक विशेष प्रकार की क्या मिलती है? शारीरिकी मिलती है। क्या मिलती है? पादप शारीरिकी मिलती है। क्या? प्लांट एनाटॉमी मिलती है। अब आप मुझे बताएं, आपने ये चैप्टर पढ़ लिया ना, प्लांट एनाटॉमी, पादप शारीरिकी पढ़ा है, मतलब आंतरिक अध्ययन होता है ना। शारीरिकी, शारीर का मतलब क्या होता है? आंतरिक अध्ययन। C4 पादपों में जब हमने अंदरूनी अध्ययन किया तो हमें क्या मिला? देखिएगा बेटा, हम जब C3 पादप की बात करते हैं, हम यहां पर देखेंगे, जब हम C3 पादप की बात कर रहे थे, इधर देखिएगा, C3 पादप की जब हमने एनाटॉमी देखी तो हमें क्या दिखाई दिया? इधर देखिएगा, ये पत्ती है। प्रकाश संश्लेषण की बात करेंगे तो पत्ती की बात करेंगे। ये पत्ती है। इस पत्ती में जरा जल्दी से मुझे बताइएगा, इस पत्ती में ये तो मध्य शिरा है। इस मध्य शिरा के अंदर कौन होंगे सर? बताइए जरा जल्दी से। इस मध्य शिरा के अंदर कौन है? दिमाग लगाइए। इस मध्य शिरा के अंदर कौन है? सर, इस मध्य शिरा के अंदर है संवहन बंडल। नहीं, कौन है मध्य शिरा के अंदर? सर, संवहन बंडल है। मैंने कहा ठीक है। ये कौन है? सर, ये बाह्य त्वचा है जिसमें रंध्र मिल रहे थे। मैंने कहा ये बाह्य त्वचा है जिसमें क्या मिल रहे हैं? रंध्र मिल रहे हैं। अंदर क्या मिल रहा है? जरा दिमाग लगाएं। सर, अंदर मिल रही हैं कोशिकाएं, और वो जो कोशिकाएं जो थी उनका नाम क्या था सर? पर्ण मध्योतक कोशिका। ये सारी की सारी कौन सी कोशिकाएं हैं? पर्ण मध्योतक कोशिकाएं। ये चीज हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, यहां पर जो कोशिकाएं मिल रही हैं, कौन सी मिल रही हैं सर? पर्ण मध्योतक कोशिकाएं मिल रही है। मैंने कहा ठीक
पादपों पे जब मैंने देखा तो थोड़ा सा अंतर हमें दिखाई दिया। क्या? C4 पादपों की जब हम पत्तियों को देखते हैं दोस्त, तो इसमें थोड़ा सा हमें अंतर दिखाई देता है। इनकी जो है शारीरिकी जो है वो थोड़ी सी अलग है। कैसे अलग है सर? मैंने कहा ये बताते हैं। यहां पर भी सेम टू सेम वही बाह्य त्वचा, ये तो सेम टू सेम है, बाह्य त्वचा, ठीक है, अंदर संवहन मंडल, ये तो सेम टू सेम है। यहां पर भी बाह्य त्वचा, यहां भी संवहन मंडल। अब थोड़ा सा फर्क है। क्या फर्क है इधर देखिएगा। कौन है ये? हरी हरी क्या बना रहा हूं मैं? पर्ण मध्योतक कोशिका। देखते हैं कितने बच्चे यहां पर इस चीज को समझ पाएंगे। हाँ जी, बताइए दोस्त, यहां पर आपको क्या अंतर दिखाई दे रहा है यहां और यहां में? सिर्फ इतना सा जरा देखिएगा। क्या यहां पर संवहन मंडल के चारों तरफ पर्ण मध्योतक कोशिका, ये ग्रीन ग्रीन जो मैंने बनाई है सारी की सारी क्या है? पर्ण मध्योतक कोशिका। कौन सी कोशिका है? पर्ण मध्योतक कोशिका। यहां पर भी ग्रीन ग्रीन जो है पर्ण मध्योतक कोशिका। काले काला जो है संवहन मंडल है, ये काला काला, ठीक है। बाकी बाह्य त्वचा मैंने दोनों तरफ दिखा दी है। सिर्फ एक चीज का फर्क दिखाई दे रहा है। देखिए यहां पर संवहन मंडल के चारों तरफ हमेशा कौन दिखाई दे रहा है? ग्रीन 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 ग्रीन, कौन? पर्ण मध्योतक कोशिका। लेकिन यहां पर संवहन मंडल के चारों तरफ पर्ण मध्योतक कोशिका ना होते हुए कुछ अलग प्रकार की कोशिकाएं हैं। इन कोशिकाओं का नाम है पूला छद कोशिका, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं बंडल शीथ सेल, जिसको शॉर्ट में बोला जाता है BSc। ये वो BSc नहीं है जो कॉलेज में करते हैं, BSc, बैचलर ऑफ साइंस नहीं है, BSc, बंडल शीथ सेल्स, पूला छद कोशिका। ये वो कोशिकाएं हैं जो C4 पादपों में वेस्कुलर बंडल यानी संवहन बंडल, ये जो संवहन बंडल है इसके चारों तरफ मिल रही है। क्लियर है? तो ये विशेष प्रकार की शारीरिकी मिलती है किसमें? C4 पादपों में। इस शारीरिकी को बोला जाता है, याद रखना बेटा, इस शारीरिकी को बोला जाता है क्रेंज एनाटॉमी, क्रेंज शारीरिकी, क्रेंज एनाटॉमी, क्रेंज शारीरिकी बोला जाता है इसको, याद रखना, क्योंकि वैज्ञानिक का नाम क्रेंज रहा है जिन्होंने इसकी खोज की है, ठीक है। सो ये चीज समझ में आ गई। तो आपसे कोई पूछे क्रेंज शारीरिकी क्या है, आप सीधा बोलेंगे C4 पादपों में संवहन मंडल के चारों तरफ, ये संवहन मंडल है, इसके चारों तरफ पर्ण मध्योतक कोशिका नहीं होती, विशेष प्रकार की कोशिका होती है जिनका नाम होता है पूला छद कोशिका, बंडल शीथ कोशिका। हाँ, बंडल शीथ कोशिका के फिर बाद में कौन होती है? फिर पर्ण मध्योतक कोशिका होती है, ठीक है। अब आप मुझे बताएंगे C3 पादपों में C3 चक्र मिल रहा था? हाँ सर, C3 चक्र मिल रहा था। और वो C3 चक्र किस में हो रहा था? इन्हीं पर्ण मध्योतक कोशिका में हो रहा था, है ना। अब C4 पादपों में हम C4 पथ की बात करने वाले हैं, C4 पथ की बात करने वाले हैं। C4 पथ जो होएगा बेटा,
वो कहां पर होएगा? वो इन दोनों प्रकार की कोशिका में संपन्न होएगा। वो दोनों प्रकार की कोशिका में संपन्न होएगा और वो दोनों प्रकार की कोशिका एक दूसरे से जुड़ी रहेंगी। जरा देखिएगा, ये C4 पथ देख रहे हैं और C4 पथ जो है वो कहां पर संपन्न हो रहा है? दोनों प्रकार की कोशिका। ये जो कोशिका इसका नाम है मीजोफिल और इसका नाम है बंडल शीथ सेल, पूलाछद कोशिका। डन, दोनों में संपन्न होएगा। ठीक है, तो आइए C4 पथ स्टार्ट करें C4 पथ। अब ध्यान से सुनना, C4 पथ जो है वो C4 पादपों में मिल रहा है। हाँ सर, और C4 पादप जो है हमने उनको बोला कि भैया C4 पादप जो है दे आर बेटर देन C3 पादप। क्यों? क्योंकि C4 पादपों में ये नहीं मिलता, ये C3 पादपों में मिल रहा है। आपका प्रश्न आएगा सर C4 पादपों में क्यों नहीं मिल रहा? मैंने कहा बताता हूं, आइए हम यहाँ पर C4 पादपों की बात करते हैं। पहले एक बार C4 पादपों में इतना देख लीजिए। ये देखिए, ये संवहन मंडल है, जाइलम फ्लोएम, ये वाला भाग है ना। इस संवहन मंडल के चारों तरफ ये जो कोशिका है, ये जो कोशिकाएं हैं, ये कौन सी है बेटा जी? याद रखना कौन सी है? बंडल शीथ सेल्स। जबकि मीजोफिल जो है ये इसके बाद में है। ये वाली जो है ये कौन है? ये मीजोफिल है। डन। तो कौन किससे घिरा हुआ है? जरा सोचिए, कौन किससे घिरा हुआ है? वेस्कुलर संवहन मंडल किससे घिरा हुआ है? पूलाछद कोशिका से। पूलाछद कोशिका किससे घिरी हुई है? पर्णमध्योतक कोशिका। डन, क्लियर है? इतना तो देखकर पता लग रहा है यार, दूसरी कक्षा का बालक, दूसरी तो नहीं 10वीं कक्षा का बालक देख समझ जाएगा कि कौन किससे घिरा हुआ है। चले, तो यहाँ पर दोनों कोशिकाओं के अंदर संपन्न होने वाला है क्या? C4 पथ। लेकिन अब दोनों कोशिकाओं में कुछ डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? ध्यान से सुनिएगा। देखिए, मीजोफिल कोशिकाएं जो होती हैं उनके अंदर हरित लवक जो होते हैं उनका आकार छोटा होता है। पहली बात तो दोनों में डिफरेंस देखने वाले हैं। किसमें? मीजोफिल और BSC में अंतर क्या है ये भी तो देखना पड़ेगा ना भाई। ये जो मीजोफिल कोशिका और बंडल शीथ कोशिका, इनमें अंतर क्या है? सबसे पहला, यहां पर हरित लवक जो है उनकी आकार कैसा है? छोटा है और संख्या ज्यादा है। देखिए, छोटा छोटा आकार किसका? हरित लवक का। ठीक है, ये कौन है सर? हरित लवक है। डन। यहां पर हरित लवक एक ही दिखाया है। इससे क्या पता लगता है कि भैया यहां पर जो हरित लवक है उनका आकार छोटा है। उनका आकार कैसा है सर? छोटा है और उनकी संख्या जो है वो कैसी है? ज्यादा है। उनकी संख्या जो है वो क्या है? ज्यादा है। यहां पर उल्टा, यहां पर जो हरित लवक है उन हरित लवक का आकार क्या है? बड़ा है और उनकी संख्या कम है। ठीक है सर, इतनी सी बात हमें समझ में आ गई। सिंपल सा था, समझ में आ गया। यहाँ पर संख्या ज्यादा, आकार छोटा, यहाँ पर आकार बड़ा है, संख्या कम है। ठीक है सर, अब और क्या अंतर है? देखिए, यहां पर जो हरित लवक है उनमें ग्रेना नहीं है। क्या बोला? इधर देख, ध्यान से देख। इधर देखना, इधर देखिएगा, ये मैं ग्रेना बना रहा हूं। यहां पर बहुत छोटे छोटे क्या बना रहा हूं? ग्रेना बना रहा हूं। यहां पर ग्रेना है ही नहीं। क्या नहीं है? यहां पर ग्रेना नहीं है। तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा? इनमें ये पहला बिंदु हो गया। दूसरा बिंदु, हरित लवक में ग्रेना अनुपस्थित है। ग्रेना ही नहीं है और यहां पर हरित लवक में ग्रेना है।
हरित लवक में ग्रेना हैगा, यहां पर ग्रेना हैगा, यहां पर ग्रेना नहीं है। अब मेरा प्रश्न आपसे है, इन दोनों में से जहां ग्रेना है, कहां ग्रेना है? सर यहां ग्रेना है नहीं, यहां पर ग्रेना है। मैं तुमसे पूछता हूं ग्रेना में होता क्या है? वो आंसर बताने से पहले तुम मुझे बता दो, इन दोनों कोशिकाओं में से कहां पर प्रकाश अभिक्रिया होगी? सोचो, लगाओ दिमाग। प्रकाश अभिक्रिया कहां पर होती है? सर ग्रेना में होती है। ग्रेना यहां पर है? नहीं है। ग्रेना यहां नहीं है, यहां है ना, यहां है ना। तो जल्दी से बताओ कहां पर प्रकाश अभिक्रिया होगी? सर यहां पर प्रकाश अभिक्रिया संपन्न होगी, यहां पर प्रकाश अभिक्रिया संपन्न होगी, यहां पर प्रकाश अभिक्रिया नहीं होगी। सर जब यहां पर प्रकाश अभिक्रिया नहीं होगी तो फिर यहां पर होगा क्या? ये इतनी बड़ी हो कैसे गई है ये हरित लवक? यहां पर केवल और केवल पीठिका है, ओनली एंड ओनली क्या है? पीठिका है, बस पीठिका ही पीठिका है, बस पीठिका है, ओनली एंड ओनली कौन है? पीठिका है, नहीं है यहां पर ग्रेना नहीं है। तो फिर क्या होगा सर जी? मैंने कहा आइए समझते हैं क्या होगा। मैंने कहा यहां पर प्रकाश अभिक्रिया नहीं होगी। अब बात आ रही है अप्रकाश अभिक्रिया। इधर देख बेटा, यहां पर अप्रकाश अभिक्रिया स्टार्ट होगी और यहां पर अप्रकाश अभिक्रिया स्टॉप होगी। अब मैं आपसे बोल रहा हूं अप्रकाश अभिक्रिया यहां पर स्टार्ट होएगी और यहां पर बंद होएगी, यानी यहां से चालू होएगी, यहां पर बंद होएगी। तुम मुझे बताओ, यहां से चालू होएगी तो कार्बन डाइऑक्साइड को स्थिरीकरण होएगा, लेकिन ग्लूकोज कहां बनेगा? यहां, क्योंकि यहां पर बंद होएगी तो ग्लूकोज यहां बनेगा और ग्लूकोज मंड के रूप में यहां पर स्टोर होता रहेगा। तो याद रखना मंड कहां मिलेगा, स्टार्च कहां मिलेगा? तो दोस्त याद रखना यहां पर मंड नहीं मिलेगा, यहां पर मंड मिलेगा। अब इसमें से कुछ पॉइंट्स आपके क्लियर नहीं होंगे, उसको हम देखते हैं किससे? C4 पद से। आइए बनाते हैं वापस से। अभी तो देखिए माथा कैसे चकराएगा। देखिए ये हमारी मीजोफिल है और ये हमारी बंडल शीथ सेल है। ठीक है, बना देता हूं, हालांकि बनाया नहीं हमारी एनसीईआरटी में, ये भी मैं बना देता हूं। इस मीजोफिल सेल में मान लो ये हरित लवक है। सर आपने तो छोटा बनाया था। दोस्त अगर मैं छोटा बनाऊंगा तो कैसे फिर दिखा पाऊंगा? है ये मान लो ये हरित लवक है, समझ रहा है ना? मैं जानबूझ के बड़ा बना रहा हूं यहां पर, समझ रहा है ना? यहां पर मैं जानबूझ के बड़ा बना रहा था। क्यों जानबूझ के बड़ा बना रहा हूं? अरे बन जाए यार। क्यों मैं जानबूझ के बड़ा बना रहा हूं? क्योंकि अगर बड़ा नहीं बनाऊंगा तो फिर समझ में नहीं रहा। हालांकि असलियत में छोटे छोटे होते हैं हरित लवक, यहाँ बड़ा होता है क्योंकि यहाँ पर ग्रेना नहीं होता, केवल मंड स्टार्च स्टोर होता है। क्योंकि अप्रकाश अभिक्रिया यहाँ पर स्टॉप होती है, यहाँ पर चालू होती है। अब इधर देख, हम यहाँ पर प्रकाश अभिक्रिया की तो बात कर नहीं रहे, यहाँ पर ग्रेना मिलेगा। हाँ सर ये देखिए इस तरीके से यहाँ पर ग्रेना मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? बिल्कुल मिलेंगे, बिल्कुल। यहाँ पर नहीं है, ठीक, डन। इसको मैं हटा रहा हूँ। समझ में आ गया ना ये बात? हाँ, हम तो यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं? अप्रकाश अभिक्रिया की बात कर रहे हैं ना, अप्रकाश अभिक्रिया। इधर देखना, अप्रकाश अभिक्रिया जो है यहाँ पर संपन्न होगी तो सबसे पहले 6 कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कौन जुड़ेगा? बेटा 6। अब इसको मैं नेक्स्ट यहाँ पर लिख देता हूं बेटा, यहाँ पर इधर देखना, देखो 6 कार्बन डाइऑक्साइड के साथ सबसे पहले जो ग्राही जो जुड़ता है उसका नाम है पीईपी। याद रखना। तो आपसे कोई पूछे C4 पादपों में 6 कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कौन जुड़ा था, तो याद रखना 6 पीईपी जुड़ा था C4 पथ में। याद कर C3 पथ में कार्बन डाइऑक्साइड का ग्राही कौन था? सर RUBP था ना। यहाँ पर कौन है? पीईपी है। अब आप याद करिए पीईपी की फुल फॉर्म आपको बताए हुए हैं, फॉस्फोइनोल पायरुवेट। कितने कार्बन का था? 3 कार्बन का था कि नहीं था? हाँ सर 6 ये
6, ये 6 कार्बन, 6 थी 18 कार्बन, है कि नहीं है। हालांकि यहाँ पर बैलेंसिंग करनी नहीं है, फिर भी आप चाहते तो हम बैलेंसिंग कर देंगे। 18 और 6 24। यहाँ पर जो पहला स्थायी उत्पाद जो बनेगा यहाँ पर वो क्या बनेगा दोस्त, वो 4 कार्बन का बनेगा, जिसका नाम है ओए। क्या नाम है जिसका? ओए, ओ ए ए, ओए क्या नाम है? ओ ए ए, ओ ए ए। ये पहला स्थायी उत्पाद है जिसका नाम है ओ ए ए, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। नींद खुल गई? खुल गई नींद? ओए नींद खुल गई? ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, ये 4 कार्बन का होता है एक। अब जरा सोचिए, अगर मैं इसके 6 अणु लूंगा तो 6 चौक 24 हो गया, हो गई बैलेंसिंग। लो जी, हो गई ना, खत्म खल्लास यार। तो याद रखना, ये सबसे पहले होता है क्या, आपका अप्रकाश अभिक्रिया। 6 कार्बन डाइऑक्साइड 6 पीईपी के साथ जुड़ते हैं और क्या बनते हैं? 6 ओए बनते हैं। ये पहला चरण डन। अब सब आगे क्या होगा? अब ये 6 OAA, ये जो 6 OAA थे दूसरा चरण, ये जो 6 OAA है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड है, ये बदलते हैं 6 मैलिक एसिड में। किसमें बदलते हैं? 6 मैलिक अम्ल में बदलते हैं। ये किसमें बदलते हैं? 6 मैलिक एसिड में बदलते हैं। ये भी 4 कार्बन का होता है और ये भी 4 कार्बन का होता है, तो अणु बराबर हैं। ये भी 4 कार्बन का तो 6 चौक 24 कार्बन, ये भी 4 कार्बन का तो 6 चौक 24 कार्बन। दोनों एक दूसरे के समस्थानिक हैं यार, दोनों एक दूसरे के क्या है? एकदम से आइसोमर है, आइसोमर है, सेम कार्बन है, बस HOH का फर्क होता है। ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, मैलिक एसिड दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, बस HOH का फर्क है। ठीक है, अब क्या होएगा? अब ये जो 6 मैलिक एसिड बने हैं, अब ये 6 मैलिक एसिड इधर देखिए, यहां से निकलकर यहां गए। हाँ, ये 6 मैलिक एसिड यहां से निकलकर किस में गए हैं? पूलाच्छद कोशिकाओं में गए। कौन लेकर जाएगा सर? कुछ विशेष प्रकार के प्रोटीन होते हैं जिनको हम ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स बोलते हैं, जो 6 मैलिक एसिड को उठाकर यहां ले जाएंगे। चलिए सर, 6 मैलिक एसिड यहां आ गए हैं, मैंने कहा आगे क्या होएगा? मैंने कहा 6 मैलिक एसिड है, हाँ कितने कार्बन है? 24 कार्बन है। नहीं, 6 मैलिक एसिड 24 कार्बन है ना। अब ये 6 मैलिक एसिड कहां पर चले गए हैं सर? 6 मैलिक एसिड आ गए पूलाच्छद कोशिका। ये कहां पर काम हो रहा था? मीजोफिल सेल में हुआ। हाँ सर, मीजोफिल। अब हम किसकी बात कर रहे हैं? BSC बंडल शीथ सेल। यहाँ पर क्या आ गए हैं? 6 क्या आ गए हैं? मैलिक अम्ल आ गए हैं। ये सर 6 मैलिक एसिड आ गए हैं। मैंने कहा ये लो 6 मैलिक एसिड ये आ गए हैं, आ गए यहाँ पर, आ गए घूम के यहाँ आ गए। हाँ, अब ये 6 मैलिक एसिड टूटते हैं यहाँ पर और बनते हैं 6 पायरुविक एसिड। अब तुम मुझे बताओ, मैं तुमसे पूछता हूं, एक मैलिक एसिड कितने कार्बन का था? दिमाग लगा। एक मैलिक एसिड कितने कार्बन का था? 4 कार्बन का था, तभी तो 6 चौक 24 था ना भाई। एक मैलिक एसिड कितने कार्बन? 4 कार्बन का। 6 अणु लिए तभी तो 24 कार्बन हुए थे ना। अब आप मुझे बताएंगे, एक मैलिक एसिड अगर 4 कार्बन का है, 6 अणु लिए हैं तो टोटल 24 कार्बन है ना। एक पायरुविक एसिड याद कर कितने कार्बन का था? 3 कार्बन का था, तो 6 तिया, ये 3 कार्बन का था तो 6 तिया 18। बाकी कार्बन कहां गई? तो बाकी कार्बन 6 कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में निकली है। तो याद रखना, अंदर यहां पर मैलिक एसिड टूटता है और टूटकर किस में बदलता है? 6 पायरुविक एसिड। किस में बदलता है? 6 पायरुविक एसिड में और 6 कार्बन डाइऑक्साइड में। अब ये पायरुविक एसिड कहां जाएंगे बेटा? ये पायरुविक एसिड घूम कर वापस से निकलकर यहां आकर फिर क्या बनाते हैं? ये पीईपी बनाते हैं। क्या सर? 6 पायरुविक एसिड जो बने हैं, कितने कार्बन है? जरा सोच, 18 कार्बन है। हाँ सर, ये पायरुविक एसिड घूमकर यहां आएंगे क्या बनाएंगे? पीईपी बनाएंगे। जरा दिमाग लगा, पायरुविक एसिड से पीईपी बना सकता हूं? नहीं सर, समझ में नहीं आया। मैंने कहा एक काम कर, जो मैंने पिछले लेक्चर में ग्लाइकोलाइसिस लिखा था, इसमें जरा देखना यहाँ पर, क्या मैं पीईपी से पायरुविक एसिड बना सकता हूँ? पीईपी से पायरुविक एसिड से पीईपी बना सकता हूँ? हाँ बना सकता हूँ। ये देख ले, सामने तेरे ग्लाइकोलाइसिस में था, बस यहाँ पर वही किया है। ये देख, यहाँ पर यही किया है दोस्त। ये जो यहाँ पर पायरुविक एसिड 6 पायरुविक एसिड थे, ये यहाँ से निकलकर यहाँ आ गए
और 6 पीईपी बना दिए। फिर ये 6 पीईपी 6 कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जुड़े, फिर क्या बना है 6 ओए, 6 ओए किसमें बदले 6 मैलिक एसिड में, 6 मैलिक एसिड यहाँ गए, 6 मैलिक एसिड टूटे, फिर 6 क्या बने पायरुविक एसिड, फिर ये घूमकर यहाँ आ गए। यानी इस पूरी प्रक्रिया में लास्ट में क्या बच रहा है सर, ये 6 कार्बन डाइऑक्साइड बच रहे हैं। नहीं 6 कार्बन डाइऑक्साइड इसके साथ जुड़े, ये बनाया, ये जो है इसमें बदला, ये अंदर गया, यहाँ पर पायरुविक एसिड बनाया 6 कार्बन, ये पायरुविक एसिड फिर आया, फिर यहाँ पर 6 पीपी, फिर ये 6 कार्बन डाइऑक्साइड, फिर ओए मैलिक एसिड पायरुविक एसिड, फिर 6 कार्बन, ये पायरुविक एसिड, फिर जाकर बचा क्या, ये बच गया ना। इसका क्या होएगा सर, पहले भी कार्बन डाइऑक्साइड, वापस से कार्बन डाइऑक्साइड, मैंने कहा फिर से कार्बन डाइऑक्साइड आ गई, मैंने कहा अब ये कार्बन डाइऑक्साइड इधर देख, कहानी तो यहां पलटेगी। ये कार्बन डाइऑक्साइड किसके साथ जुड़ेगी, ये कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ती है RuBP के साथ और बनाती है 3PGA। क्या बनाती है 3PGA और फिर ग्लूकोज। अब आप में से कितने बच्चों को याद आ रहा है, ये जो भाग जो है, ये वाला भाग, क्या ये C3 चक्र था, क्या कार्बन डाइऑक्साइड के साथ RuBP जुड़ा था? हाँ सर, 6 RuBP जुड़ा था, 12 अणु बने थे 3PGA के, फिर रिडक्शन हुआ था, ग्लूकोज बना था और RuBP का फिर पुनः निर्माण हुआ था। क्या ये C3 चक्र नहीं है? यस सर, ये C3 चक्र है, ये C3 चक्र है। मैंने कहा हाँ बिल्कुल है, ये C3 चक्र है। मैंने कहा हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल है। और ये C3 चक्र कहां पर हो रहा है? बंडल शीथ सेल में। तो अब आप मुझे बताइएगा, दिमाग लगाइएगा, रुबिस्को एंजाइम यहां पर होगा? हाँ होगा। रुबिस्को एंजाइम यहाँ पर है, हाँ है। कौन सी कोशिका में है? पूलाछद कोशिका में है। पूलाछद कोशिका में क्या जल का अपघटन हो रहा है? क्या प्रकाश अभिक्रिया हो रही है? नहीं, प्रकाश अभिक्रिया यहाँ हो रही है, प्रकाश अभिक्रिया यहाँ हो रही है, प्रकाश अभिक्रिया यहाँ हो रही है। जल यहाँ टूट रहा है, जल यहाँ टूटकर ऑक्सीजन यहाँ निकल रही है। यहाँ ऑक्सीजन है? नहीं है, यहाँ ऑक्सीजन नहीं है। तो जरा सोचिए, रुबिस्को का केवल कार्बोक्सिलीकरण वाला भाग काम करेगा, ऑक्सीकरण वाला काम नहीं करेगा। ऑक्सीकरण वाला काम नहीं करेगा तो प्रकाश श्वसन नहीं होगा। फिर से बोलूं, वापस से सुनो, माथा चक्कर आ गया, फिर से देख। सर C4 पथ के अंदर C3 होता है? मैंने कहा हाँ, ये पूरा C4 था, इसके अंदर C3 मिलता है? मैंने कहा हाँ मिलता है, मिलता है जनाब, मिल रहा है। क्या करे, मिलता है। कहां पर मिलता है? पूलाछद कोशिका। दिमाग लगा, क्या ग्लूकोज नहीं बना दिया? हाँ सर बना दिया। बनाना क्या था? ग्लूकोज बना डाला। और C4 पथ में C3 चक्र भी मिल रहा है? हाँ मिल रहा है। बस फर्क इतना सा है दोस्त, यहाँ पर C3 पथ जो है वो मीजोफिल में ना मिलकर कहा मिल रहा है? पूलाछद कोशिका में। क्यों? क्योंकि हमें प्रकाश श्वसन से बचना है। कैसे भाई? प्रकाश श्वसन में क्या था? दिमाग लगा, पीछे मैंने तुम्हें प्रकाश श्वसन में क्या बताया? सर प्रकाश श्वसन में हम क्या करते हैं? RuBP को तोड़ देते हैं। RuBP कब टूटता है? RuBP कब टूटता है? जब ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा हो जाती है। किससे? कार्बन। ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा कब हो जाएगी? जब प्रकाश आएगा। प्रकाश आएगा, जल को तोड़ेगा, ऑक्सीजन मुक्त होगी, ऑक्सीजन जो है इसको तोड़ देगी, रुबिस्को एंजाइम का O वाला भाग काम करने लग जाएगा, ऑक्सीजनेस। अब मैंने आपसे बोला, अगर मैं ऑक्सीजन लाऊं ही ना, मैंने बोला कि अगर ये जो ऑक्सीजन मैं इसके पास ला ही ना पाऊं तो RuBP टूटेगा नहीं, और RuBP टूटेगा नहीं तो केवल रुबिस्को का कार्बोक्सिलीकरण वाला भाग काम करेगा। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ इसको जोड़ता रहेगा, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ इसको जोड़ता रहेगा, हमारा 3PGA बनता रहेगा। है ऑक्सीजन अगर मैं लाऊं ही ना, जरा सोच, अगर मैं ऑक्सीजन इसके पास लाऊं ही ना, इस RuBP के पास ऑक्सीजन लेकर ही ना आऊं, रोक दूं लाने से, तो रुबिस्को का O वाला भाग काम ही नहीं करेगा, केवल कार्बोक्सिलीकरण वाला भाग काम करेगा और अपना बढ़िया काम चलता रहेगा। है 3PGA बनेगा, फिर उसके बाद ग्लूकोज बनता रहेगा। मैंने कहा हाँ, तो जरा सोच, इस क्रेंज एनाटॉमी में, इस क्रेंज एनाटॉमी में मैंने तुमको क्या बताया? मीजोफिल कोशिका के अंदर क्या हो रहा था? प्रकाश अभिक्रिया।
और प्रकाश अभिक्रिया अगर यहाँ होगी तो जल यहाँ टूटेगा, ऑक्सीजन यहाँ निकलेगी। यहाँ प्रकाश अभिक्रिया नहीं है भाई साहब, यहाँ जल टूटेगा ही नहीं, ऑक्सीजन निकलेगी नहीं। ऑक्सीजन जब यहाँ पर निकलेगी नहीं तो रुबिस्को तो यहाँ पर मिल रहा है, यहाँ मिल ही नहीं रहा। रुबिस्को यहाँ पर मिल रहा है तो इसका केवल कार्बोक्सिलीकरण वाला भाग कार्य करेगा। RUBP यहाँ पर मिल रहा है, खत्म खल्लास। ये है हमारा C4 पथ, खत्म हो गया C4 पथ। इतना ही था, खत्म, इतना ही था। अब यहाँ पर एक प्रश्न बनता है, वो प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूंगा, देखते हैं कितने बच्चे इस प्रश्न का आंसर दे पाएंगे। आप मुझे बताइएगा, C3 पादपों में सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड का ग्राही कौन था? जल्दी से बताइएगा। C3 पादपों में, क्वेश्चन, C3 पादप में कार्बन डाइऑक्साइड का सर्वप्रथम ग्राही कौन है? ग्राही कौन था? आप सीधा बोलेंगे सर C3 पादपों में सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड किसके साथ जुड़ा था? आंसर इज RUBP। मैंने कहा क्वेश्चन पलटा। बोला C4 पादपों में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रथम ग्राही कौन है और कार्बन डाइऑक्साइड का द्वितीय ग्राही कौन है? हाँ जी, पलटा प्रश्न। यहाँ पर क्या प्रथम द्वितीय था? कोई पहले कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ता है फिर बाद में वापस से कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ता है? नहीं ना, C3 पादपों में ऐसा नहीं। C4 पादपों में देख, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर भी है और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर भी है। सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड का ग्राही कौन है? PEP। याद रखना कौन है? PEP। और दूसरा कौन है भाई साहब? दूसरा RUBP। तो आपसे कोई पूछे RUBP प्रथम ग्राही है कार्बन डाइऑक्साइड का किसमें? C3 पादपों में। और द्वितीय ग्राही है कार्बन डाइऑक्साइड का किसमें? C4 पादपों में। ये चीज याद रखनी थी। एक चीज मेरे से छूट गई है यहाँ पर, बस एक एंजाइम बताना मैं भूल गया कि PEP को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जोड़ने का काम ये जो एंजाइम करता है उसका नाम होता है PEP केस। और PEP केस की फुल फॉर्म है, PEP केस की फुल फॉर्म है फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज। अब खुद जरा सोचिए, इस एंजाइम में क्या ऑक्सीजनेज आ रहा है कि कार्बोक्सिलेज आ रहा है? सिर्फ कार्बोक्सिलेज। केस मतलब कार्बोक्सिलेज, यानी ये सिर्फ कार्बोक्सिलीकरण करेगा, ये एंजाइम ऑक्सीकरण नहीं करा सकता। तो C4 पादप जो होते हैं वो ज्यादा बेटर होते हैं किससे? C3 पादप से। इतनी सी बात आपको समझानी थी। अब बेटा इस चैप्टर में लास्ट जो टॉपिक है वो बहुत सिंपल सा है, क्या कि भाई साहब कौन से वो कारक है जो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया को उत्प्रेरित करते हैं? तो तापमान भी है, जल भी है, ये सारे हम जानते हैं कि तापमान भी प्रभावित करता है, जल भी प्रभावित करता है, कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता भी प्रभावित करती है। बाकी वो नॉर्मल सा टॉपिक है ना। तो ये था बेटा जी आपका चैप्टर, पूरा हुआ है समाप्त। इसमें हमने प्रकाश संश्लेषण के बारे में सब पढ़ लिया है, डिटेल में सारी चीजें पढ़ ली। अब समय हुआ है किसका? क्विज का। पहला प्रश्न आपके सामने आता हुआ फर्स्ट। क्लोरोफिल संरचना में 4 पायरोल वलय मैग्नीशियम के द्वारा किस अणु से जुड़े रहते हैं? क्लोरोफिल संरचना में 4 पायरोल वलय जो होते थे वो मैग्नीशियम के द्वारा किससे जुड़े रहते हैं? नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। जल्दी से आंसर दीजिएगा बेटा। चलिए जी, नेक्स्ट दूसरा प्रश्न। प्रकाश संश्लेषण की अंधकार अभिक्रिया में पहला पद होता है। प्रकाश संश्लेषण की जो अंधकार अभिक्रिया है यानी अप्रकाश अभिक्रिया है, उसमें सबसे पहला चरण क्या होता है? एटीपी का निर्माण होता है, जल का आयनीकरण होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का पेंटोज शर्करा के साथ संयुग्मन होता है, प्रकाश के फोटोन द्वारा क्लोरोफिल के इलेक्ट्रॉन का उत्तेजन होता है। अप्रकाश अभिक्रिया की बात करिए, अप्रकाश अभिक्रिया में सबसे पहले क्या होता है?
चलिए समय हुआ समाप्त, आइए डिस्कस करते। बेटा पहला प्रश्न था, क्लोरोफिल संरचना में जो 4 पायरोल रिंग थी, भाई साहब कार्बन 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 नाइट्रोजन कार्बन 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 नाइट्रोजन, ऐसी थी कि नहीं थी? हाँ सर थी। ऐसे एक, ये तो बता रखिए, ऐसे एक नाइट्रोजन, बीच में कौन था? मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम किससे जुड़ा हुआ है यार? नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ। आंसर क्या आ जाएगा? नाइट्रोजन। डन। नेक्स्ट, अंधकार अभिक्रिया यानी अप्रकाश अभिक्रिया में सबसे पहले क्या करते हैं? एटीपी का निर्माण करते हैं। ये तो प्रकाश अभिक्रिया में करते हैं। जल का आयनीकरण नहीं, ये तो प्रकाश अभिक्रिया में। प्रकाश के फोटोन द्वारा क्लोरोफिल से इलेक्ट्रॉन का उत्तेजन नहीं, है प्रकाश अभिक्रिया में। अरे भैया कार्बन डाइऑक्साइड को सबसे पहले पेंटोज शर्करा के साथ जोड़ते कि नहीं जोड़ते? सोच, अरे पीईपी के साथ जोड़ा है जोड़ा कि नहीं जोड़ा? अरे सॉरी, आरयूबीपी के साथ जोड़ा है नहीं जोड़ा? कार्बन डाइऑक्साइड को पेंटोज शर्करा आरयूबीपी के साथ जोड़ा था कि नहीं जोड़ा था? बिल्कुल जोड़ा था। आंसर क्या हो जाएगा बेटा जी आपका? सी। आंसर इज सी। तो विनिमय, अब नेक्स्ट क्लास में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। कौन सा करेंगे आपको जल्द पता लग जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।